बार फिर से ये बड़ी खबर हम व्यूअर्स को बता दें कि आशा भोसले नहीं रही। आशा भोसले सिल्वर स्क्रीन की वो आवाज़ जिन्होंने न जाने कितने अमर गीत आपको दिए और आज भी उनके चाहने वाले पूरी दुनिया में हैं। काफ़ी उम्र हो चुकी थी उनकी, 92 साल की उम्र में उनको हॉस्पिटल में तब भर्ती करना पड़ा जब उनकी तबीयत बिगड़ी। ये भी खबर आई कि उनको शायद दिल का दौरा पड़ा था और अब से थोड़ी देर पहले इसकी पुष्टि परिवार की तरफ से कर दी गई है कि मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में उनका निधन हो गया है और उनके बेटे आनंद भोसले ने इस खबर की पुष्टि कर दी है और कल शाम 4 बजे मुंबई के शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके परिवार में कौन कौन है? समीर, और कब से वो हॉस्पिटल में थी? बिल्कुल अमित, कल ही उनको ब्रीच कैंडी अस्पताल में दाखिल किया गया था। परिवार मंगेशकर कुटुंब काफ़ी बड़ा है। उनकी 4 बहनें, उनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर जो खुद बड़े संगीतकार हैं, गायक हैं, वो ये सभी बड़ा सा परिवार है। उनके बेटे हैं, उनकी बेटी हैं। पोती ने कल ही जो उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी थी कि उनको अस्पताल में दाखिल किया गया। जी समीर, आशा भोसले का निधन यकीनन संगीत प्रेमियों के लिए एक बहुत बड़ा आघात है और आशा भोसले जी के बारे में जैसे समीर अभी बता रहे थे, कुछ इतने मुश्किल गीत उनके थे जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती। शायद वो या उनकी बड़ी बहन लता जी, वो भी अब नई दुनिया में, उनके अलावा कोई शायद ही कोई सिंगर होता जो उन गीतों को निभा पाता इतनी खूबसूरती के साथ। और आशा भोसले अपने आप में एक स्कूल ऑफ सिंगिंग थी। उनकी जो गाने की शैली थी और हर प्रकार के गाने जो हैं उन्होंने गाए। बड़ा लंबा चौड़ा करियर उनका रहा है, लगभग आप कह सकते हैं 50 दशक तक, 1940 से, तो मतलब एक्टिव 50 इयर्स आप कह सकते हैं ऑफ सिंगिंग। 12,000 गाने गाए, 12,000 गाने गाए, 20 लैंग्वेजेस में उन्होंने गाने गाए, पद्म विभूषण है। और ये भी आप जानिए कि जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसमें मोस्ट रिकॉर्डेड सिंगर। राहुल जी हमारे साथ इस वक्त दलेर मेहंदी जी फोन लाइन पर है। दलेर जी, आशा जी नहीं रही, अभी अभी ये खबर आई है। ये बहुत दुख की बात है, बहुत ज्यादा, और बहुत आज सुन के आपके माध्यम से बहुत ज्यादा दुख लगा और ये बर्दाश्त नहीं हुई बात, बिल्कुल नहीं। आप जैसे जो संगीत के साधक हैं उनके लिए तो वाकई में उनका जाना और ज्यादा दुखद है। उनकी शैली, उनके गाने की शैली में क्या खास बात थी जो सबसे अलग करती थी उनको? उनकी शैली बहुत ही डिफरेंट थी और आवाज तो ऐसे थी वाकई, मतलब जितना भी आवाज के लिए जितना झूठ बोला जाए कि ऐसी आवाज, और इतनी सुंदर आवाज नहीं हो सकती, किसी की हो ही नहीं सकती। और उन्होंने प्रूव कर दिया हर गाने को, रॉक को, गजल में गुलाम अली साहब के साथ जब गाया तो बहुत कमाल किया। बहुत सुरीली थी, बहुत ही सुरीली थी और मिलता मतलब एक अच्छी आवाज का अध्याय खत्म हो गाने का, मतलब आशा ऐसी कभी आवाज आ ही नहीं सकती। बिल्कुल ठीक आपने दलेर जी कहा। धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ। दलेर मेहंदी बात कर रहे थे हमसे और 92 साल की उम्र में आशा भोसले का निधन हुआ है। राहुल जी बता रहे थे अभी कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मोस्ट रिकॉर्डेड सिंगर के तौर पर उनकी ऐसा ही नहीं था, मतलब वर्सटाइल पर्सनालिटी थी, हर तरह के गाने गाती थी। 20 लैंग्वेजेस में गाने गाए थे। 2013 में उन्होंने माई करके एक फिल्म में एक्टिंग भी की थी। अच्छा, अल्जाइमर पेशेंट की एक्टिंग की थी। और दूसरा देखिए, अगर वैसे देखें तो एंटरप्रेन्योर भी थी। दुबई में उनका रेस्टोरेंट एक था, एक बर्मिंघम में, मतलब यूके में रेस्टोरेंट था। तो वर्सटाइल पर्सनालिटी थी, बहुत पसंद की जाती थी। 60, 70 और 80 के दशक में जो उनके गाने थे उसको सब याद करते हैं, मतलब बिल्कुल। और आप ये भी में जैसे उन्होंने, मैं तो राहुल जी कह रहा हूँ कि यही आप ये भी सोचिए जरा कि कितनी बड़ी चुनौती भी उनके सामने थी। वो अपने आप में लेजेंड थी, मतलब ऐसा टैलेंट सदियों में आता है, लेकिन वो जिस दौर में गा रही थी उनके, वो उस वक्त दुनिया की सबसे सुरीली व्यक्ति कोई थी तो उनकी अपनी बहन थी और उनके साथ उनका कंपटीशन होता था।
आप सोचिए कि कैसे ये दोनों जो है एक साथ एक युग इन्होंने जिस जिया परिवार में दीनानाथ जी के घर में जन्म लिया, दीनानाथ जी खुद इतने बड़े शास्त्रीय गायक थे, मराठी के तो बहुत महान विभूति थे, उस घर में जन्म लिया तो खून के अंदर वो गायन थी, पिता का जो सिखाया हुआ था। पिता जब लता मंगेशकर को सिखाते थे, लता को देखकर बाकी बहनों ने सीखा, उनको तीनों चारों बहनें गाना गाती थी। लता को जरूर और आशा को बहुत लोकप्रियता मिली, उतनी बाकी बहनों को नहीं मिली। बाकी बहनों ने मराठी में बहुत अच्छे गाने गाए, लता है, उषा है, आशा है, मीना है, सब लोगों ने, सब सिंगिंग में बहनें अच्छा गाती थी। कुछ बहनें भजन भी बहुत बढ़िया गाती थी, मराठी भजनों को। भाई भी हृदयनाथ भी बहुत अच्छे म्यूजिशियन रहे, वो मराठी में उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग किया। तो खानदानी में सब एक से एक बढ़कर गाने वाले थे, लेकिन आपस में कभी किसी चीज को लेकर ईर्ष्या, जलन या कॉम्पिटिशन कभी नहीं रही। लता मंगेशकर का जब राज कपूर से झगड़ा हुआ और राज कपूर को लता मंगेशकर ने बैन कर दिया गाने के लिए कि मैं आपके साथ नहीं गाऊंगी, तो राज कपूर ने आशा से संपर्क किया और बोला कि भाई लता से मेरा नहीं हो रहा है, मैं चाहता हूं कि आप लता से अच्छा गाती हैं, आप लता के सामने खड़े हुई, मैं आपको मौका दूंगा। तो लता ने बहुत स्पष्ट बना किया। लता ने कहा भाई वो मेरी बड़ी बहन है, आप पहले उससे, लता जी से मामला क्या है आप उसको शॉर्ट आउट कीजिए, माफी मांगिए, और लता कहेगी तो ही मैं आपके लिए गाऊंगी, मैं नहीं गा सकती अगर परिवार में। तो ये परिवार का एक अपनापन था कि भाई बड़ी बहन का अपमान हुआ या बड़ी बहन वहां नहीं गा रही तो छोटी बहन ने इस बात को मना किया, और परिवार में एकता आखिरी समय तक बनी रही। मुझे तो याद आ रहा है, मैंने 15-16 साल पहले इनका इंटरव्यू किया था इंडिया टीवी में एक बार, तो बड़ी इतनी बोल्ड एंड ब्लंट थी वो। मैंने पूछा आप बताइए दुनिया की सबसे अच्छी सिंगर कौन है, सबसे बेहतरीन सिंगर? उन्होंने कहा लता मंगेशकर। मैंने कहा नंबर 2 पे कौन है? बोली मैं। नो डाउट, खुद ही बोला उन्होंने कि सबसे बेहतर सिंगर लता मंगेशकर, दूसरे नंबर पर आशा भोसले। और दुनिया ये मानती है, हम तो ये मान के चलते हैं कि भाई ये दो जो है, इसके बाद गिनती तीसरे की यहीं से शुरू होती है। नंबर 1-2 स्लॉट बुक है। त्रिपाठी जी नहीं, गिनती भी शुरू हो पाती है, नहीं शुरू हो पाती है। और लता मंगेशकर हो या आशा भोसले, इनके जैसे लोग जब जाते हैं तो ये दुखी होने या बहुत गमगीन हो जाने जैसा वक्त नहीं होता है। ये वक्त होता है उनकी जो शानदार समृद्ध संगीत की परंपरा है। और ठीक कहा समीर जी ने जो कहा, जिसको हम सब जानते भी हैं, कि उनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर हों या उनकी जो 4 बहनें हैं, ये परिवार संगीत को लेकर सही मायने में अगर कहें तो सरस्वती का साधक था। बिल्कुल। जो इनके पिता दीनानाथ मंगेशकर, जो ग्वालियर घराने के बहुत बड़े गायक संगीतकार थे, उन्होंने जो संस्कार अपने बच्चों को दिए वो यहां तक आए। अच्छा, कमाल भी देखिए कि 2 बहनें थीं। लता मंगेशकर एक ऐसी आवाज, एक ऐसा गाना गाने वाली जिसमें कभी भी एक थोड़ा सा चुलबुलापन या वो सब नहीं जुड़ पाता था, लेकिन वहीं आशा भोसले हैं तो उनके में वो ऐसी चीजें जुड़ती थी जिसको हम कहते हैं कि आज का जेनजी भी अगर सुने, और सबसे ज्यादा अगर गानों को, जैसे आजकल हम गाने सुनते हैं अचानक ध्यान में आता है तो हमारे भी बच्चे कहते हैं कि वो जरा अभी वाला लेटेस्ट वर्जन बजाइए ना, तो जो वो गाने बजते हैं वो आज भी सबसे ज्यादा डिस्को में, पॉप कल्चर में, रैप कल्चर में सबसे ज्यादा, अगर जिसको कहते हैं ना कि रिविजिट किया जाता है, तो वो आशा भोसले, वो आवाज आज भी लगता है रेलेवेंट है, वो रेलेवेंट है, उनके गाने रेलेवेंट है, उनका गाया हुआ उसमें कुछ म्यूजिक चेंज कर दी, कुछ रिदम चेंज कर दी, वो रेलेवेंट है। और आशा भोसले का जीवन कोई ऐसा नहीं है, कई बार लोग कहते हैं ना कि किसी के जीवन में आप, उनके जैसे पहला विवाह था, फिर दूसरे विवाह उनका आर डी बर्मन के साथ हुआ, और आर डी बर्मन के साथ पहले विवाह और आर डी बर्मन से विवाह के बीच में जो 2 दशक रहे, उसमें उन्होंने अपने जीवन के सबसे शानदार गाने, सबसे शानदार, मतलब वो गाने अद्भुत जोड़ी थी वो। ऐसे लगता था कि जैसे आशा भोसले उड़ती हुई चली जा रही है और वहां से संगीत निकल कर आ रहा। वो जो 2 दशक थे, वैसे तो 50, 60, 70, 80, ये सारे के सारे 4 दशक ऐसे हैं जिसको अगर हम कहें कि कोई भी एक गाना बजाइए और वो कहां से निकलेगा तो वो आशा जी का निकलेगा, लेकिन वो गाने थे। दूसरा, मुझे लगता है कि कुछ ईश्वर भी मिलाता है। आर डी बर्मन और आशा भोसले, वो दोनों ऐसे तरह के लोग थे जिन्होंने, जिसको कहते हैं ना कि ऑफ ट्रैक है, चलो जैसे कुछ काम कर रहे हो उसमें सबसे अलग करके दिखाओ, तो ये दोनों अलग करके दिखाने वाले थे, इसीलिए शायद मिले। लेकिन सोचिए इनके जीवन में भी कितना दुख का अवसर रहा होगा कि इनके 2 बच्चे वो इनके सामने चले गए, वर्षा और हेमंत, 2 बच्चे इनके सामने चले गए। अभी सिर्फ एक बच्चे इनके आनंद भोसले हैं। लेकिन ये दोनों तरह से कि एक सेलिब्रिटी, एक इतनी बड़ी पर्सनालिटी जिसके घर में सब हीरो हैं, कोई मतलब हीरो से नीचे वाला है ही नहीं है,
तो मैं तो ये मानता हूं कि इस देश में अगर संगीत का, सुर का, उसका कोई ऐसा कुछ होगा तो इंडेक्सिंग होगी, तो बड़ी बाद वाली इंडेक्सिंग शुरू होगी दूसरे लोगों की। तो ऐसी महान शख्सियत है वो, आज वो हम लोगों को छोड़कर गई, लेकिन उनके गाए हुए गाने, उनके जो बोली हुई चीजें हैं ना, कई बार जो आपने जो बताया कि आपने इंटरव्यू किया है, उनके जितने इंटरव्यूज है गाने से इतर जो बोलती थी ना, वो बड़ा शानदार शानदार लाइनें बोल जाती। एक बार मैं वो हिमेश रेशमिया जब नए नए आए थे और बड़े हिट हुए एकदम लगातार, वो आते उनके सारे गाने हिट हो गए, तो वो लोग, बहुत से लोग कहते थे नाक से गाते हैं, तो उनसे पूछा गया एक बार कि भाई ऐसा आपसे आपके लिए कहा जाता है, उन्होंने कहा कि आर डी बर्मन भी नाक से गाते थे। तो इनसे पूछ लिया गया कि उन्होंने, हिमेश रेशमिया ने कहा है कि आर डी बर्मन भी नाक से गाते थे। अरे जो भड़की थी उस वक्त ये कि जो ऐसा कहता है उसको मारना चाहिए कि आर डी बर्मन नाक से गाते थे। एक बार आपकी प्रोफेसर साहब भी कुछ कहना, क्योंकि इस दौर से तो सब गुजरे हैं ना उन गानों के। और सबसे मजेदार क्या था कि चुलबुलापन उनके जो गाने में था वो लता जी भी इमिटेट नहीं कर पाती थी। जैसे अगर आप देखें, आजा 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 पिया तोहे प्यार दूं, चाहे आजा आजा मैं हूं प्यार तेरा। और कई बार क्या होता था कि जब वो गाड़ी में जाती थी, रिहर्सल के करते जाती थी, और एक बार क्या हुआ कि वो हाजी अली से गुजर रही थी, उनका ड्राइवर, वो प्रैक्टिस कर रही थी, तो आप सुर ऊपर नीचे करते हैं कई बार। एक बार क्या हुआ, ड्राइवर ध्यान नहीं दे रहा था, गाड़ी चला रहा था, और आगे जाके उनको लगा कि इनकी सांस अटक रही है, तो बोले क्या करूं, आगे चलूं क्या, कि रोक दूं यहीं पे, आपको डॉक्टर के यहाँ ले चलूं? फिर उन्होंने अपने नॉर्मल आवाज में कहा कि मैं रियाज कर रही हूं, तो आगे चलते। और एक दूसरा बॉय जॉर्ज के साथ उनका एक कॉम्बिनेशन, बड़ा फेमस एक एल्बम आया था, उन्होंने पूछा, वो गाना जब रिकॉर्ड कर रहे थे, कि ये आशा जी ये चुरा लिया है तूने मेरा दिल, वो वाला जो गाना है वो क्या है? तो वो कहती हैं मुस्कुरा के, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, या राइट, हाँ, तो वो कहती हैं इट मीन्स आई हैव स्टोलन योर हार्ट, इतने चुलबुले अंदाज में कि बॉय जॉर्ज का उस समय का फोटो अभी भी मुझे याद है। बॉय जॉर्ज ने शर्माते हुए कहा कि ओ अच्छा, डज दिस मीन दिस? तो जैसा त्रिपाठी जी ने कहा, बहुत इस तरह से बहुत पॉपुलर रही हैं, और जिस तरह से उन्होंने गाने गाए और लास्ट मिनट तक एक्टिव रही, मतलब 80 के दशक में भी अपने जीवन काल में भी वो रिकॉर्डिंग करती रही। तो आप समझ सकते हैं, उमराव जान का वो गाना दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, चाहे आंधी का वो सारे गाने, मतलब वो लगता था जैसे सचमुच कोई दिल से गा रहा है, और उस एक्टर के रोल को वो फिट बैठता था। तो अच्छा, ये जो तुलना है ना, ये लगातार चलती रही दोनों बहनों के जीवन में, क्योंकि जैसा अब लता जी को तो कोई दिया दिखा नहीं सकता, ये भी मतलब वो, और लेकिन फिर भी मतलब ये राइवलरी है या कंपटीशन है। बॉम्बे फिल्में मैगजीनें बहुत छापा करती थी इन खबरों को, बहुत चर्चा मिलती थी शुरुआती दौर में, और जब ये दोनों लेजेंड बन गई उस तब तो बिल्कुल पीक पर चल रहा था मामला। लेकिन ये लोग कहते हैं, मतलब संगीत को बहुत समझने जानने वाले, जो रेंज आशा जी की थी उसमें कोई जो वर्सेटैलिटी थी, वो उनकी सबसे बड़ी खूबी थी। जी राहुल जी, देखिए वर्सेटैलिटी थी, इसीलिए आप मधुबाला से काजोल तक उन्होंने गाने गाए। हाँ, क्या भाई, अगर एक रेंज देखें, और दूसरा वो ये कहती थी कि जैसे व्यक्ति को अगर सांस ना हो तो वो मर जाता है, तो मेरे लिए संगीत वैसा है, अगर मेरे लिए संगीत मेरे जीवन में ना हो तो मैं नहीं रहूँगी। तो वो ये लोग उपासक थे संगीत के, मतलब संगीत को जीते थे, संगीत में ही रहते थे। तो बहुत, अगर उस तरह से देखें तो ये इनका जाना आशा जी का बहुत बड़ी, एक तो इंडस्ट्री के लिए और लोग जो संगीत के प्रेमी हैं उनके लिए बहुत बड़ी। आप यही देखिए ना, आपने कब उन्होंने कब से गाना शुरू किया, आप बता रहे थे 1940 से 40 समथिंग से लेकर के आज 60 साल हो गए इस बात को। 60 साल बाद भी हम वैसे ही बात कर रहे हैं कि यार, कि जैसे हमारे जमाने की गायिका हैं, आज भी कोई बच्चा वो फिल्में जो उमराव जान की गजलें, हाँ, मतलब, या फिर आंधी के गाने, मतलब आप भूल ही नहीं सकते इन गानों को। ऐसे हम लोग चूंकि अभी बात कर रहे थे, तो मैंने भी कहा सब लोगों को वही ध्यान में है कि 40, 50, 60, 70, 80, तो 90 तक आते आते हम रुक गए। तो मैंने सोचा, मैंने ये खोजा, अभी पढ़ रहा था मैं, ये शैडोवी लाइट, ये गोरिल्लाज बैंड के साथ उनका लास्ट एल्बम है, और ये कब है, ये अभी रिलीज हो रहा है। अच्छा, ये लेटेस्ट है, अप्रैल 2026 का है। ये ब्रिटिश वर्चुअल बैंड है गोरिल्लाज। अब उनकी रेंज आप इसी से समझिए कि वो कहां से कहां तक। और कई बार हम लोग कहते हैं ना कि आपके जीवन में अगर किसी चीज को करने को अंदर से, जैसे जो है ना कि मेरे लिए जीवन जैसा है, सांस आने जाने जैसा है, अगर ऐसा होता है तभी वो आदमी इस तरह से हो सकता है, इस तरह से खड़ा हो सकता है। कई बार लोग कहते हैं ना, एक ही काम 10 साल से कर रहे हैं, कितना करेंगे, एक ही काल ये कर रहे थे, कितना करेंगे। तो जो उसको
जिसको कहते हैं ना कि एकदम से फाइन ट्यून कर देना होता है, वो शायद वो आशा भोसले थी। अगर आप कहें कि संगीत का फाइन ट्यूनिंग कौन कर सकता है तो आशा भोसले। पर ये भी बड़ा कमाल की बात है कि अपने फादर से उनको कोई ट्रेनिंग नहीं मिल पाई थी। वो 4 साल की थी जब फादर की डेथ हो गई थी, तो इतनी फॉर्मल ट्रेनिंग कहां से सीखा उन्होंने? बाद में उन्होंने इसको जिस तरह से इसमें इन सब को सिखाने का जाता है इनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर भाई ने सिखाया। और वो चूंकि वो, और कई बार होता है ना, कई बार हम लोग कहते हैं, वैसे ही आज ये भी कह सकते हैं कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हर सफल पुरुष के पीछे महिला होती है, तो यहाँ तो हृदयनाथ मंगेशकर ने भाई का ऐसा रोल निभाया। बिल्कुल। कि वो सबको- वैसे लता जी के लिए, आशा जी के लिए, दोनों के लिए पता नहीं ऐसा कोई फ्रेज होता है कि नहीं, समीर जी बताएंगे, कल्चरली ग्राउंडेड लगते थे मुझे बड़े, मतलब अपने वो मराठी कल्चर में पूरी तरीके से रमे बसे, और मतलब शैली हर चीज में वैसी ही दिखती थी। बिल्कुल ओके, मतलब लेकिन गाने के बोल में कभी आपको आप ये नहीं बता सकते कि ये कहाँ के हैं। निश्चित रूप से, लेकिन परिवार का जो माहौल भी था वो एकदम ट्रेडिशनल मराठी, जो कोंकणी रहता है उसी तरीके से भोजन बनना, उसी तरीके से रहना, उसी तरीके से व्यवहार, उसी तरीके से मराठी में घर में बात करना। और बड़ा लता मंगेशकर जब नया नया गाना शुरू किया था फिल्म इंडस्ट्री में, तो लता मंगेशकर रिकॉर्ड करा कर आती थी और घर पर बताती थी कि मैंने ऐसा गाना गाया। तो फिर तीनों चारों बहनें बैठती थी और फिर लता जो गाती थी, आशा कहती थी कि अब मैं इसको अलग वर्जन में गा के दिखाती हूँ, अलग तरीके से गा के दिखाती हूँ आपको। फिर उसको अलग तरीके से गाती थी, फिर दूसरी बहन उसको अलग तरीके से गाती थी। फिर इस पर चर्चा होती थी कि भाई इसमें मेल वॉइस तो आ नहीं रही है, तो आशा कहती थी कि चलो उसमें मेल वॉइस भी मैं डालती हूँ आपके संग। तो एक गानों में ये किस तरीके से, कितने तरीके से गाया जा सकता है, किस आवाज को कितनी ऊपर तक लेके जा सकता है, किसको कितने वर्जन हो सकते हैं, ये चारों बहनें बैठकर वहां गाती थी। फिर लता मंगेशकर बाद में कहती थी कि एक गाने को मैं इतनी तरह से सुन लेती हूँ कि मुझे समझ में आता है कि मुझे कौन सा गाना पिक करना और किस तरीके से गाना है। तो बोला घर में ही मेरा रियाज होता था और बहनें मुझसे बहुत रियाज करवाती थी गाने को लेके। लेकिन अब गॉड गिफ्ट थी लता मंगेशकर, तो ईश्वरीय देन थी, मतलब दोनों ये ही। कहा, हाँ मतलब पूरा परिवार ईश्वरीय देन है अगर देखा जाए। लता मंगेशकर हो, आशा हो, उषा भी ने बहुत बेहतर मराठी में गाने गाए, बड़ा नाम है मराठी में उषा जी का, उन्होंने मराठी पे ज्यादा ध्यान दिया। तो ऐसा कोई बहुत रियाज शुरुआत में नहीं किया, लेकिन उनकी आवाज में जो मिठास थी, जो माधुर्य था, उसके बाद जो लता मंगेशकर आशा ने लंबे समय रियाज किया, खाने को लेकर उन्होंने जिस तरीके से अपने ऊपर प्रतिबंध लगाया कि भाई आइसक्रीम नहीं खाना है, बहुत ठंडा नहीं खाना है, और जीवन में जो साधना को उन्होंने संगीत को एक अपने जीवन में उतारा और अपने पिता को समर्पित किया लता ने कि भाई मेरे पिता इतने अच्छे म्यूजिशियन थे और वो चाहते थे कि मैं अच्छा गायक बनूं, तो उसको उन्होंने जिस तरीके से लेके गई, और घमंड और मतलब एक अहंकार नाम मात्र का लता मंगेशकर अंदर नहीं था, मतलब लता के अंदर। लेकिन थोड़ी गुस्से वाली थी, ऐसा लोग बताते हैं। अब गुस्सा तो ठीक है, गुस्सा तो मतलब रहता था, लेकिन व्यवहार कभी ऐसा नहीं रहा कि उनको इस बात का अहंकार रहा हो कि भाई मैं लता मंगेशकर हूँ, इतना बड़ा नाम है मेरा गाने को लेकर। बहुत मृदुभाषी थी, सोसाइटी में भी लोगों से उनका मिलना जुलना लगा रहता था। लेकिन अब जिस तरीके से इस परिवार में एकजुटता बनी रही बात आखिरी समय तक, लता के जाने के बाद आशा ने जो कहा था कि भाई पूरा परिवार में अब एक हमारी माँ के रूप में बड़ी बहन चली गई है, घर में खालीपन आ गया है। आज आशा भी चली गई, अब 2 बहनें अब इनकी बाकी है, उषा है और भाई हृदयनाथ मंगेशकर है। तो परिवार एक एक करके बिछड़ा, लेकिन जो नाम मराठी साहित्य में, मराठी संगीत के अंदर इस परिवार ने दिया है, हिंदी फिल्मों में जो नाम इन्होंने दिया है, और जिस तरीके से परिवार ने एक सम्मान अर्जित किया अपने गायन से, अपने व्यवहार से, मुझे लग रहा है वो अमिट रहेगा। जब तक गाने की बात आएगी तो लता का और आशा का नाम जरूर जिक्र आप होता उनका बस स्वर्णिम काल जो है वो कौन सा देखते हैं? 60s 70s 70s बिल्कुल 80s? 60 से लेकर शुरू हो गया था, देवानंद के समय था अगर आप देखेंगे तो वो, फिर देवानंद के बाद फिर राजेश खन्ना, फिर वो पूरा 60 70 80s का जो दौर था वो लता और आशा मंगेशकर का दौर रहा है। और उस समय उन्होंने जो गाने गाए, मतलब आज भी अगर वो सुनते हैं तो लगता है कि जैसे आर.डी. बर्मन के साथ उनका जो जोड़ी का मुझे लगता है वो है 70s से शुरू 70 से शुरू हुआ था वो। मेरे ख्याल से नया दौर फिल्म थी 1957 की, जिससे वो चमकी थी। और उनका पहला गाना था जिसे सबसे पॉपुलर हुई थी हिंदी में, वो मांग के साथ तुम्हारा मांग लिया संसार, वो वाला है। चाहे जयंती उड़े माला जब का जब, हाँ उड़े जब जब उल्फे तेरी, जो चुलबुलापन था। लेकिन उनका जीवन संघर्ष का भी रहा। परिवार के विरोध के बाद उन्होंने शादी की और शादी चली नहीं 15 साल में। जी, और शादी वो चली नहीं, और काफ़ी उम्र में बड़े थे उनसे जो पहले पति थे। अब्यूजिव एक शादी रही, उनके घर के फ़ोन के तार वो निकाल देते थे, जिनसे बाहर से जो भी आता था उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने, उनसे पैसे लेते थे। तो ये एक बड़ा उनके लिए बड़ा एक डिफ़िकल्ट टाइम था। बाद में उन्होंने वो घर त्यागा और अपनी नई जीवन की शुरुआत की, और उसमें काफ़ी वो सफल रहीं।
और यही नहीं, जितने भी बहनें थीं और उसमें कहा जाता था एक ज़माने में कि लता जी और आशा जी की काफ़ी राइवलरी थी, लेकिन वो फ्रेंडली राइवलरी थी। दोनों दो जॉनर को रिप्रेजेंट करती थी। जो लता जी तो खैर लता जी थी, लेकिन इनमें जो चुलबुलापन था, अगर वो चुलबुलापन के लिए भी उनको ज़्यादा जाना जाता है, या हम लोग जैसे जो 80s में जो पले बढ़े हैं उनके लिए वो एक बहुत बड़ी आइकन थी उस जमाने में। और आज भी जब भी याद किया जाएगा तो उनके चुलबुले गानों के चलते, क्योंकि वो चीज़ लता जी में नहीं थी जो इनमें थी। और कई मामलों में ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, वो अगर आप याद कीजिए तो आपको पता चलेगा कि क्या बाला साहेब ठाकरे से बड़ा इनका एक यादगार रहा है। जब लता मंगेशकर के बाला साहेब ठाकरे से बहुत अच्छे संबंध है, बहुत सम्मान करती थी बाला साहेब ठाकरे का। बाला साहेब ठाकरे भी लता जी को बहुत मानते थे। एक दिन बाला साहेब ठाकरे ने लता जी को फ़ोन किया और लता जी से बोले कि मुझे गाना सुनने की इच्छा है, आपने ये गाना बहुत अच्छा गाया है, आप मुझे फ़ोन पे सुना दो। तो लता जी बोले कि अरे फ़ोन पे कैसे, बोले आप फ़ोन पे सुनाइए। तो लता जी ने थोड़ा सा सुना दिया। फिर एक बार बाला साहेब ठाकरे ने लता जी को डिनर पे इनवाइट किया परिवार के साथ, आशा भी साथ में गई थी। तो खाना खाने के बाद बाला साहेब बोले लता जी कि लता जी आप एक गाना सुनाओ, मज़ा आ जाएगा, आपको सुनाएंगे, मैं आपका गाना का बहुत प्रशंसक हूँ। तो आशा भोसले बोली कि भाई आपने हमें खाना खाने बुलाया था कि गाने सुनने बुलाया था? ये पारिवारिक कार्यक्रम है, हम गाना यहाँ दीदी नहीं सुनाएगी। तो लता की तरफ से आशा जी ने बोल दिया, मतलब हिम्मत से, कि ये गाना सुनाने का टाइम नहीं, हम आपका मेहमान बन के खाना खाने आए, किसी दिन आएंगे, बाला साहेब ठाकरे के घर में बोल देना। तो बाला साहेब ठाकरे जोर से हंस दिए, बोले ठीक है, जब आप लता जी की इच्छा होगी सुना देगी। फिर घर पे आके लता ने उसको डांटा कि भाई ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो बाला साहेब ठाकरे तो बोले गलत बात, तुमने ऐसा क्यों बोला? अब कभी कहेंगे कि हाँ आपको आके गाना सुनाना है, तब जाके हम गाना सुनाएंगे। खाना खाने बुला रहे हो, हमसे कह रहे हैं गाना को, बोले ये ठीक नहीं है। मैं तो कोशिश इस कर रहा तरीके था से हिम्मत भी होना एक बड़ी बात थी, रिबेलियस होना भी, मतलब जी। जैसे आप किसी एक्टर के बारे में फिल्में फिर भी एक बार में, क्योंकि आज अभिनेता भी कई फिल्में करते हैं, दर्जनों सैकड़ों फिल्में भी करते हैं, फिर भी आप काउंट कर सकते हैं कि अच्छा ये इनकी बड़ी हिट्स थी। यहाँ तो गिनती ही नहीं की जा सकती। नहीं, जब अभी आपने सवाल पूछा ना, तो मुझे लगा कि आइए मेहरबान तो उन्होंने 58 में गा दिया था, तो हम लोग कहां से शुरू करें? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 40s का आखिरी मान सकते हैं, लेकिन 50 से 80 तक तो उन्होंने राज किया, रूल किया। उन्होंने बिल्कुल जो भी गाने थे उनके बनाए हुए गाने, मतलब शादी ब्याह से लेके सामान्य उससे लेके और डिस्कोथेक तक वही बजते रहे। तो मुझे लगता है कि ये यात्रा बहुत बड़ी यात्रा होती है किसी भी कलाकार के लिए। और जो एक अभी समीर जी ने जिक्र किया, तो मुझे लगता है रेबेलियस तो इतनी थी कि कहीं भी जो जिसको अभी शायद आपने पूछा कि तीखापन, तो उनके जो जिसको कहते हैं ना कि थोड़ा सा खट्टा चटनी वाला वो था, मतलब बढ़िया वाला। अब अच्छा, वड़ा पाव बिना मिर्ची के काम ही नहीं करता है, तो मतलब सिर्फ मीठा मीठा रहे। लता जी क्या है कि वो बहुत ही सोबर, बहुत ही सभ्य तरीके से, वो तो किसी को कुछ बोलती भी नहीं थी, कभी भी गुस्सा उनका कभी देखा नहीं किसी ने, वैसे देखा वो अलग बात है, लेकिन आशा भोसले का गुस्सा भी देखा, प्रेम भी देखा, भावुकता भी देखी, तो वो सब कुछ उनके कैरेक्टर के साथ उनके संगीत में भी दिखता था। अच्छा, और ये भी सोचे कि ये जो गाने जितने अब जो आप सबको कुछ गाने याद आ रहे होंगे, हम लोग चाहे जो 5 लोग यहाँ बैठे हैं, हमने इनके पीक के बाद थोड़ा जो पीक जो हमने नहीं सुने गाने, वो टेप रिकॉर्डर पे सुने होंगे। सोचिए वो गाने जब अपने दौर में हिट हुए होंगे, या किसी ने सिनेमा हॉल में जाकर सुना होगा पहली बार वो गाना, उस वक्त उसका क्या क्रेज रहा होगा। देखिए, कैसेट पे तो सबसे ज्यादा उन्हीं के गाने बजते थे। मतलब आपको यात्राओं में अगर गाड़ी में बज रहा है, ट्रेवल में, तो ट्रेवल सॉन्ग में आपको आर.डी. बर्मन और संग बाई ये और कंपोज बाई ये लगभग मिलने लगा था एक समय तक। तो मुझे लगता है कि ये, और वो कोई ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक छोटा सा दौर रहा हो, तो एक कैसेट से लेकर और आज वो, अब तो खैर पेनड्राइव से भी पेनड्राइव से भी आ गया, अब तो मामला चला गया, अब तो ब्लू-रे और जाने क्या क्या हो गया, तो वहां तक चला गया। वहां तक आशा भोसले हैं, तो बहुत बड़ा एक स्पेक्ट्रम उनका था जहां वो उनके संगीत का संसार था। और एक चीज और है कि हम लोग कई बार बात करते हैं तो एक उनकी जो विरासत की, बीच में 1-2 सिंगर्स को लगा था, आज उनका नाम नहीं लेंगे, लगता था कि लता जी और आशा जी को ये लोग कॉपी करके आगे ले जाएंगे, लेकिन जैसे हमारे संगीत को पश्चिम से लेकर पूरी दुनिया में आज अलग अलग जगहों पर लता जी और आशा जी को इसलिए याद किया जाता है कि जो भारतीय संगीत है, शास्त्रीय संगीत है, भारत की अलग अलग भाषाओं का संगीत है, उसको उन्होंने वहां पहुंचाया। मुश्किल एक ये कि हमारे आज के ज्यादातर गायक, उनकी समस्या हो गई कि वो वेस्ट से कॉपी कर रहे हैं।
मतलब ये थोड़ा सा दुखी करने वाला भी है कि उनकी जो रिदम होती है वो अक्सर आती है कि अच्छा फलाना फिल्म में आया तो कहते नहीं ये तो हमने ये वाली इंग्लिश फिल्म सुना था, जबकि इनके जो गाने थे वो ज्यादातर ओरिजिनल होते थे, ट्रैक के लिहाज से भी और रिदम के लिहाज से भी। आशा जी के निधन से पूरे देश में लोग गमजदा हैं। उनके बेटे आनंद भोसले ने क्या कुछ कहा है उनके जाने के बारे में, सुनिए। मैं आनंद भोसले, मेरी माताजी श्रीमती आशा भोसले, इनका आज निधन हो चुका है। कल सुबह 11 बजे वो जहाँ रहती थी कासा ग्रैंड लोअर परेल, वहाँ पर जिनको अंतिम आनंद भोसले दर्शन लेने हैं वो आप वहाँ आइए। और 4 बजे कल दोपहर को शिवाजी पार्क में इनके अंतिम संस्कार होंगे। समीर भी जुड़े हुए हमारे साथ मुंबई से, काफी देर से हम उनके पास गए नहीं। समीर, आप भी बता रहे थे, आप भी कई उनके गाने जो हैं वो याद कर रहे थे और आप भी कह रहे थे कि भाई जो जिस किस्म की वर्सेटैलिटी उनमें थी, गजल से लेकर के अगर पॉप म्यूजिक भी बन रहा है तो उसमें आशा जी की आवाज पूरी तरीके से फिट है और आशा जी हैं तो वो गाना हिट होगा, इसकी गारंटी है। बिल्कुल यही, क्योंकि समीकरण जो है उनके एक इंटरव्यू के दौरान हमने सुना था कि उन्होंने ये कह रही थी वो कि गाना जो है जीवन जो पानी की तरह होना चाहिए, उनकी आवाज़ एक पानी की तरह, जिसमें भी आप घुलने की कोशिश कर दीजिए वो उस तरह से घुल मिल जाता है। यानी कि वर्सेटिलिटी की जो हम बात करते हैं वो उनके गानों में, तमाम गानों में नज़र आती है। फिर वो भक्ति संगीत हो, फिर चाहे वो शास्त्रीय संगीत हो, फिर चाहे वो खासकर मेलोडी गीत हो, या फिर बच्चों के लिए गाना हो। जैसे बच्चों का उन्होंने गाना गाया हुआ था कि चंदा मामा दूर के। ये गाना गाते वक्त क्या कोई ये कह सकता है कि किसी गायिका गाया हुआ गाना है? बिल्कुल हमारे सामने नन्हे मुन्ने से गाते हुए बच्चे ही जिस तरीके से वो सामने के लिए गाया हुआ गाना है, वो जो आवाज़ है, उसकी जो गमक है, खासकर शास्त्रीय संगीत में कहा जाता है, वो अद्भुत है। ऐसी गमक, ऐसी शैली शायद आने वाली पीढ़ी इसको कितना आत्मसात कर पाएगी और दे पाएगी, क्योंकि उसका जो बेस रहा है वो शास्त्रीय संगीत रहा है। उनके घर में ही पूरा शास्त्रीय संगीत का जो गायन रहा है, उनके पिता से उनको जो सीख मिली, और उसको रियाज जो है वो बार बार एक बात पे इंटरव्यू के दौरान कहते थे कि आने वाले आपको अगर अच्छा संगीत का, अच्छा गीतकार बनना है, अच्छा गायन करना है, तो आपका बेस शास्त्रीय संगीत का होना जरूरी है। उसका समीर, 1 मिनट में आता हूं आपके पास। इस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कुछ बोल रहे हैं। मी त्यांना विनम्र श्रद्धांजली अर्पण करतो। त्यांच्या कुटुंबाच्या दुःखामध्ये आपण सर्व सामील आहोत। पूर्ण शासकीय इतमामामध्ये त्यांच्या कुटुंबियांशी चर्चा करून ते ठरवतील त्याप्रमाणे पुढचे सगळे विधी होतील। पण मला असं वाटतं की आज संगीताकरता आजचा दिवस हा अत्यंत दुःखद है। हिंदी में बताइए, क्या कहेंगे? आशा भोसले हमारे बीच नहीं रही, क्या यादें हैं आपकी उनके साथ? ये पूरे भारत के लिए और विश्व के संगीत प्रेमियों के लिए बहुत ही दुख की बेला है। सबसे वर्सेटाइल आर्टिस्ट के रूप में जिनको जाना गया, ऐसी आशाताई भोसले, इनका दुखद निधन हुआ है। भारत के इतिहास में उन्होंने जो संगीत की सेवा की है, मंगेशकर परिवार ने जो संगीत की सेवा की है, लता दीदी के रूप में पहला सितारा, पहला तारा लुप्त होते हमने देखा, और आज संगीत का दूसरा तारा भी लुप्त हुआ है। ये हम सबको इसका बहुत दुख है। बाल्य अवस्था से संगीत की सेवा करते करते 92 साल की उम्र तक लगातार उन्होंने सेवा की। अपने 90वें जन्मदिन पर 3 घंटे कॉन्सर्ट करने वाली ये दुनिया की एकमेव गायिका है, और आखिरी दम तक संगीत की सेवा उन्होंने की। हम सभी लोग जानते हैं कि शास्त्रीय संगीत से लेकर पॉप, रॉक, सभी प्रकार की संगीत उन्होंने हम लोगों को दिया, सभी प्रकार के गीत उन्होंने गाए। विशेषतः आर.डी. बर्मन जी और उन्होंने संगीत को एक
अलग जोन में पहुंचाने का काम किया। और ऐसी कोई भाषा नहीं है भारत की जिसमें उन्होंने गाने न गाए हो। 12,000 से ज्यादा गाने 20 से ज्यादा भाषाओं में उन्होंने गाए। इस प्रकार की एक गायिका कि जिनके सुरों में परमेश्वर बसते थे, उनका चला जाना ये भारत के लिए, हम सभी के लिए बहुत बड़ी हानि है। उनके परिवार के दुख में हम सब लोग सम्मिलित हैं। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, वो याद कर रहे थे आशा जी को और अपनी ओर से उनके लिए उन्होंने श्रद्धांजलि के कुछ शब्द कहे। अभी हम लोग ये बात कर रहे थे कि आशा जी को जब को याद करते हैं तो हम कहते हैं आशा ताई। ताई मतलब बड़ी बहन। बड़ी बहन। और जब लता जी की बात होती है तो लता दीदी ज्यादा निकलता था, मतलब दोनों का एक ही होता है। हाँ, दीदी और ताई, बड़ी बहन। क्योंकि लता जी ने नॉर्थ इंडिया में ज्यादा रहा, तो मतलब नॉर्थ इंडियन जो लोग थे, जो फिल्म मेकर रहे होंगे या फिल्म म्यूजिशियन रहे होंगे, वो सब नॉर्थ इंडिया के वो दीदी बोलते थे। और मराठी के जो जितने रहे महाराष्ट्र के, वो ताई करके बोलते थे। तो आशा जी का ज्यादा महाराष्ट्र में रहा तो आशा ताई रही। लता मंगेशकर का पूरा इंडिया में रहा, नॉर्थ इंडिया में हो रहा तो दीदी के रूप में उनका रहा। लेकिन इतना बड़ा परिवार होने के बाद, लता और आशा परिवार के इतना नाम होने के बाद, राजनीति से वो कोसों दूर थे। तो सभी राजनेताओं से उनके, जबकि बहुत अच्छे शरद पवार से बहुत अच्छा ताल्लुक रहे, बाला साहब ठाकरे के परिवार के सदस्य रहे, तमाम राजनेताओं से, महाराष्ट्र के इतने दिग्गज राजनेता हुए उनसे बहुत अच्छे संबंध रहे। इनका एक बड़ा अच्छा किस्सा लता मंगेशकर का राजनीति को लेकर। शिवसेना के एक बड़े नेता हुआ करते थे मधुकर सरपोतदार, दबंग नेता थे एकदम मधुकर सरपोतदार। वो चुनाव लड़ रहे थे और चूंकि लता मंगेशकर कभी किसी के चुनाव प्रचार या किसी के लिए कुछ इसमें जाती नहीं थी, सबको पता था कि वो राजनीति से बहुत दूर है। मधुकर सरपोतदार शायद 96 या 97 का चुनाव लड़ रहे थे, लोकसभा का 98 का। तो उन्हें लगा कि भाई ये लता जी अगर मेरे फेवर में करेगी तो मैं जीत जाऊंगा। तो उन्होंने लता जी क्या फ़ोन किया और बोला कि मैंने आपके नाम से पर्चे छपवा दी कि लता जी का मेरे को समर्थन है। अच्छा। अब लता जी बहुत सीधी थी। लता जी बोले कि मैं राजनीति में रहती नहीं हूँ। उसने कहा नहीं दीदी, मैंने छपवा दिया, आप चिंता मत करो। लता मंगेशकर ने बाला साहब ठाकरे को फ़ोन किया कि भाई आपके मधुकर सरपोतदार का फ़ोन आया था, उन्होंने छपवाए, आप तो जानते हैं मेरी राजनीति। तो बाला साहब ठाकुर बोले उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई, आप राजनीति में नहीं हो, आपको उसने फ़ोन कर दिया। बाला साहब ने मधुकर सरपोतदार से फ़ोन किया, वो बोला आप जाओ लता जी के पास, पैर पकड़ के माफ़ी मांगो कि मेरे से गलती हुई और बयान सार्वजनिक करो कि मैंने गलती की है, भविष्य में ऐसी कभी गलती नहीं करूंगा। मतलब वो चाह कर ये पूरा परिवार पॉलिटिक्स से दूर रहता, बिल्कुल परिवार से दूर रहा और कभी किसी ऐसे मंच पे भी नहीं रहा जहाँ पारिवारिक मतलब राजनीतिक बयानबाजी, और कभी भी इन्होंने राजनीतिक बयानबाजी किसी चीज को लेकर कभी कोई कंट्रोवर्सी भी नहीं सुनी सर इनके नाम। बिल्कुल। बस एक चीज याद आ रही है, शायद लता जी के साथ था क्या, उनके घर के आगे से फ्लाईओवर बन रहा था एक, वही बात उस समय जरूर याद दिलाते हैं। देखिए वो अच्छा किया उस वक्त मुंबई में था, ये अंपायर मिल के बगल की इनकी, जिसमें अब ये बता रहे हैं जिसमें रहती है ना, ये लोअर परेल का है, और वहां से फ्लाईओवर जा रहा था। तो उनका ये कहना था कि इतने ऊपर से आएगा, और चूंकि उनका जो फ्लैट था वो फ्लाईओवर की ऊंचाई से आता था, शांति तो उनको लगता था कि वो शोर होगा, प्राइवेसी रियाज करने में दिक्कत होगी। लेकिन अब ये तो मुश्किल है, और अब उस पे चले जाइए तो तब तो वो अकेली वैसी बिल्डिंग थी, बाद में पेनिनसुला कॉर्पोरेट पार्क आ गया। अभी तो वो दादर से शुरू होकर और जो जिसको कहते हैं ना फिनिक्स जो सुपरमार्केट है, वो पूरा आपको लगेगा चेंज हो गया। लेकिन एक जरूरी बात मैं कह दूं, क्योंकि समीर जी ने अच्छा किया वो चर्चा छेड़ दी। बड़े लोगों की जब जिसको कहते हैं ना उनका जाना होता है तो कई बात कर लेनी चाहिए, उसमें ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। इतने बड़े आदमी होने के बाद भी आपको नेता बनने की फुर्सत हो जाए, इच्छा हो जाए, लोभ हो जाए, कहां रहते हो भाई? कुछ तो जीवन में जियो। और कोई भी किसी क्षेत्र में इतना करने के बाद भी अगर राज्यसभा नेता बन जाना, कुछ सरकार दे दे, तो भाई साहब आपने जीवन में जो कुछ किया है ना, वो सब समंदर में डाल दिया या अपने अलग अलग विधाओं में होता है। वैसे आपको सिंगर्स, म्यूजिशियंस ऐसे लोग कम मिलेंगे, क्योंकि जैसा इन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया ना, ये साधना है, ये तो फिर सांस की तरह है ना, ये छूट नहीं सकता। लेकिन एक्टर लोग कर लेते हैं। अब जैसे विजय, एक्टर भी नहीं कर पाते हैं। नहीं, अब जैसे बताओ, अब विजय है भाई, दक्षिण में तो सबने किया है, मैं फिर कह रहा हूं, विजय ने तो सन्यासी ले लिया फिल्मों से, तब पॉलिटिक्स में। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि किसी फील्ड से जाकर आप दूसरी में न जाइए, लेकिन अगर आप किसी फील्ड में अपने आप को साध कर वहां जाते हैं तो अगली पीढ़ी को आपको वो वाला काम याद रहे, या नेता बन गए थे, राज्यसभा चले गए थे, पर्सनल एम्बिशन है वो। लेकिन वो पर्सनल मिशन क्यों, मतलब मैं ये डिस्कस आज करना चाह रहा हूं, ये देश के सामने ये प्रश्न होना चाहिए। कई लोग झटका खा के सुधरे भी। अमिताभ बच्चन ने झटका खाया, उसके बाद सुधर के अमिताभ बच्चन सुधर गए, वरना अमिताभ बच्चन क्या हो जाते?
और सचिन तेंदुलकर, आप जरा सोचिए ना, राज्यसभा वाले या भारत रत्न वाले सचिन तेंदुलकर का कौन सम्मान करता है? नहीं, तो वो करता तो फिल्म इंडस्ट्री से कोई जस्टिफाई नहीं कर पाया पॉलिटिक्स में आना। कुछ एक लोग शायद सुनील दत्त ने किया, शत्रुघ्न सिन्हा भी आ गए, शत्रुघ्न सिन्हा आ गए, वो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरा ही मानना है कि अगर आप किसी क्षेत्र के शीर्ष व्यक्ति हो गए हैं तो जरूरी नहीं कि आप राज्यसभा की तरफ जाए। प्रणव पांड्या ने भी बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया। ये दक्षिण के राज्यों में आप, महाराष्ट्र दूर थोड़ी है, बॉर्डर लगता ही है ना कर्नाटक के साथ। तो लेकिन आप देखिए वहां तमिलनाडु में खास तौर पर, आंध्रा में जिस तरीके से लोग आते हैं, कर्नाटक में उतना नहीं है, ये तमिलनाडु और वहां ज्यादा है, केरल में भी है और आंध्रा में है। बिहार में कोशिश की गई, आते हैं फिल्म इंडस्ट्री से। करुणानिधि आए, करुणानिधि स्क्रिप्ट राइटर थे शायद, हाँ स्क्रिप्ट राइटर तो लिखते थे, वो आ गए, मुख्यमंत्री बन गए। जयललिता अभिनेत्री थी, मुख्यमंत्री बन गई। एमजीआर आए। अच्छा, ये सब लोग लेजेंड हो चुके थे, उसके बाद पॉलिटिक्स में आए। कमल हसन भी अभी आने की कोशिश कर रहे हैं, रजनीकांत, कमल हसन आए लेकिन चले नहीं। रजनीकांत कोशिश लेकिन कर सौरभ जी, जो हो चुके थे वो फिर उसको छोड़ के आए। हाँ, वो दो नाव पे पैर रख के नहीं आए, उससे उनको कुछ अर्जी, उन्होंने कहा कि हम ये करेंगे, लीग खड़ी कर दी अपनी। तो अगर आप एमजीआर और रामचंद्रन और जयललिता बन जाते हो तो बन जाइए, लेकिन अब गोविंदा बन जाना कौन सी समझदारी है भाई? गोविंदा को जानते थे, ठीक है, आपने राम नाईक को हरा दिया, वो करियर उनका खत्म हो गया, बाद में खैर वो राज्यपाल रहे, लेकिन ये भी इस बहाने चर्चा होनी चाहिए बिल्कुल कि इस परिवार ने वो चाहता तो जो चाहता वो मिलता। यहां तो थोड़ा सा हो जाता है। तो अच्छा, सुनील दत्त थे, गए राजनीति में तो बड़ी ईमानदारी से, गंभीरता से उन्होंने राजनीति की, वरना ये क्या फायदा कि आप राजनीति में गए और पोस्टर लगने लगे कि भाई अगर हम कुछ गीत सुना सके आशा जी के तो बताइएगा तो अच्छा होगा। ये हमारी तरफ से एक श्रद्धांजलि होगी उनको और उनकी सुर साधना को। और दोनों ही तस्वीरें देखिए स्क्रीन पर हैं, दोनों बहनों की तस्वीरें भी एक साथ चल रही हैं, ये लता जी और आशा जी दोनों। और अभी कुछ एक साल के भीतर ही दोनों का जाना हुआ, ये भी अपने आप में एक दुखद संयोग है। लेकिन आशा जी ने एक भरपूर पूरा जीवन जिया, उन्होंने फुल ऑफ लाइफ, वो खुद भी थी और उनका संगीत भी ऐसा ही था जिसमें पूरी तरीके से जीवंत थी उनकी कला। ये बात आप उनके बारे में कह सकते हैं। और आर डी बर्मन के साथ हमने खूब चर्चा की कि उनकी जो जोड़ी थी, उनकी पर्सनल लाइफ में भी वो एक कपल थे और जो संगीत उन दोनों ने मिलकर के दिया वो भी अद्भुत था। जैसे आर डी थे वैसी आशा जी थी। आर डी जो है, उन्होंने क्या क्या नए काम किए म्यूजिक में। वो मुंह से आवाज़ निकाल लेते थे, वो किसी की थाप से, किसी चीज़ से उसको म्यूजिक बना लिया करते थे। और ऐसी आशा जी थी जो कि इतनी वर्सेटाइल थी, वो कुछ भी कैरी कर जाती थी अपने गानों में, लेकिन वो आर डी बर्मन के साथ। और देखिए उनके गानों में जितनी मिठास थी, उनके जीवन उतना मतलब मिठास भरा नहीं रहा है। मतलब उनके मतलब परिवार में भी उनके बेटे की मृत्यु, उसके बाद बेटी की मृत्यु, ये कमाल देखिए। ये 70 के दशक के गाने थे दोनों, और ये वो गाने थे जो हिप्पी कल्चर जो वेस्ट में आया था उसको यहां दिखाने वाला था, और उसके सारे गाने आपको आशा भोसले के मिलेंगे। लेकिन कमाल की बात है कि 70 के दशक में उस हिप्पी कल्चर को रिप्रेजेंट करने वाली आशा भोसले 80 के दशक में शानदार गजलें, एक से एक गजल, मतलब उसी दौर में 80 में आप 81 से लेकर 90 तक उनकी सारी गजलों की जो दास्तान है ना, और 50 से जब हम शुरू करते हैं तो वो चुलबुली लड़की, इना मीना डीका टाइप गाने वाली, और उसके बाद फिर अलग अलग चलता हुआ। तो हर दशक उनका, जैसे कहते हैं ना कि संगीत में 7 सुर हैं, तो उनके 7 दशक ऐसे 7 कैटेगरी में भी बांटे जा सकते हैं। मैं जो राहुल जी ने अभी जहां अपनी बात खत्म की उससे आगे मैं बात करना चाह रहा था। देखिए, जब ऐसे बड़े लोग होते हैं, मतलब जिनके जीवन में कुछ खास उपलब्धियां होती हैं या जिनकी कोई खास साधना होती है, जो किसी एक विधा में इतने पारंगत हो जाते हैं कि आप कहते हैं कि भाई ऐसे बन जाओ, वो व्यक्ति, और फिर एक लंबी लाइफ भी जी उन्होंने। ये अपने आप में उदाहरण है। उतार चढ़ाव पर्सनल लाइफ में, अगर कभी अप्स एंड डाउन्स हैं, आप पीक पर चल रहे हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में, लेकिन घर में जो है शायद वैसा माहौल नहीं मिल पा रहा है। लेकिन ये बताता है, मतलब जो हमारे यहाँ पर अध्यात्म की वो है कि भाई लाइफ तो यही है, ऊपर नीचे लाइफ में सारे तरह के रंग होते हैं, सब तरीके के रंग हैं, जैसे इनके जीवन में थे, सब कुछ था। प्रोफेसर साहब जी, अभी आप जब वो गाना सुना रहे थे तो मैं आप लोगों के भाव देख रहा था। ये सौरभ जी वो तबला बजा रहे थे, मैं गुनगुना रहा था, ये ऐसे चाव से देख रहे थे मंत्रमुग्ध होकर, और सिर्फ त्रिपाठी जी कुछ नया सोच रहे थे। तो मुझे लगा कि अब त्रिपाठी जी ही सबसे ज्यादा इस पर बोल पाएंगे। लेकिन मैं बार बार कहता हूं, मुझे याद है हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, तो कई सारे किशोर कुमार और आशा भोसले के गाने हम लोग कॉपीराइट वायलेट करके उसको एक कैसेट से दूसरे
दूसरे कैसेट में रिकॉर्ड करने कमला नगर ले जाते थे किरोड़ीमल कॉलेज से। वो भी एक दौर था और हम लोग लिख के देते थे किशोर कुमार, आशा भोसले के ये गाने जो हैं आप रिकॉर्ड कर दीजिए इसमें, और वो रिकॉर्ड करके देता था पर गाना ये करके। आपको स्टूडेंट सुन रहे होंगे अब बिल्कुल प्रोफेसर साहब ने क्या किया यूनिवर्सिटी में। सर भी तो तब स्टूडेंट थे। हाँ, मैं भी कभी स्टूडेंट था, मैं अपने जमाने की बात। तो भाई तरह तरह के रंग रहे ठीक बात है। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। और तो इस बात से भी ये प्रूव होता है ना कि उस जमाने को जो हमने देखा है और आज के जमाने में वो भी वो पूरा जॉनर इस दशक तक ले हैं। 2010 के दशक तक वो गाती रही तन्हा तन्हा, यहाँ पे रंगीला फिल्म का गाना आप लगता था जैसे उसी के लिए बनाया गया रंग। हाँ, फिर चाहे रंगीला रे, जो फिर दूसरा एक गाना था जो उनका 80 के दशक, रंगीला रे तेरे रंग में यूं रंगा, तो वो आप समझ सकते हैं कि हम लोग पहले बात कर रहे थे ना, ग्रामोफोन से यूट्यूब तक का सफर है। एग्जैक्टली। अरे सर यूं कहिए ना, कैसेट पे प्लेलिस्ट कट कट के बनने से और आज प्लेलिस्ट खींच के सट से जोड़ देने तक का सफर। आप सोचिए ना कि आज आप वो जो स्पॉटिफाई से लेके क्या होता रहता है, तो ये बच्चे खट से बना लेते हैं, कहते हैं हमारी ये प्लेलिस्ट बड़ी रेडी है। तब प्लेलिस्ट बनाना कितना कठिन था कि आप कैसेट, तो गाने सब अलग है, उनमें से एक गाना काम का होता था, पूरी कैसेट में 2 गाने अच्छे होते थे। हिट तो ऐसे ही होते हैं ना, उन 2 गानों को निकलवा के 25 गाने की बढ़िया प्लेलिस्ट बना, उसको रखना कि ये हम सुनेंगे, ये तो वो वाली आशा भोसले हैं कि वहां से यहां किस अभिनेत्री पे इनकी आवाज सबसे ज्यादा फपती थी, सूट करती थी? रेखा? मुझे तो लगता है कि अब चूंकि मैं उस वक्त मैंने नहीं बोला, ये जो पोस्टर इसके पीछे शायद रेखा है, और जब मैंने देखा ना तो मुझे लगा कि ये भी दोनों एक अजब ही है, मतलब ये जिसको कहते हैं कि फिनोमिना है भारतीय फिल्म जगत का। वो कह सकते हैं कि उनके ऊपर सबसे ज्यादा फपती थी, चूंकि दोनों जो रियल लाइफ में है ना, वो बहुत हद तक वो भी ऐसे थी, मतलब रियल लाइफ और रियल लाइफ बहुत अलग नहीं थी। लेकिन आशा भोसले के गाए हुए गाने, उनकी जो अभिनेत्रियां थी, जैसे हमने अभी रंगीला की उर्मिला मातोडकर की बात की, तो उस वक्त लगता था कि ये बस इसी के लिए है, वो बिकनी पहने और बीच पर घूमने वाली हो। तो मुझे लगता है ये दम मारो जीनत अमान, वो हिप्पी तो एकदम ही, तो मुझे लगता है कि ये भी एक थोड़ा सा मतलब जाती होगी, हम कहें कि अगर किसी एक के ऊपर उनके गाने फबते थे, मतलब मैंने कभी सोचा नहीं ऐसे, क्योंकि हीरोज के ऊपर और हीरोज और गायक का कॉम्बिनेशन तो लोग ढूंढ के बनाते थे खूब जम के कि भाई ये आवाज, ये किशोर कुमार की, ये अमिताभ बच्चन की आवाज है, या ये इनके राजेश खन्ना के ऊपर आवाज है। अभिनेत्रियों में भी तो होता होगा ऐसा? नहीं, बिल्कुल होता था। और वो आप ये समझिए ना कि वो जिस तरह जीनत अमान वो गा रही हैं अपने गाना, कोई कहेगा ये जीनत अमान नहीं गा रही हैं, राइट? तो उसको लगता था जैसे वही प्लेबैक सिंगर है या वही एक्चुअल सिंगर। मैं अपनी प्लेलिस्ट दिख रहा था जब आप बात कर रहे थे, कौन कौन गाने मैंने आशा जी के रखे हैं उस जमाने के। प्यार का दर्द है, अभी न जाओ छोड़कर, सच में प्लेलिस्ट बना रखी है पूरे हाँ। लेकिन देखिए उन्होंने थोड़ा सा गाया, वो क्या है आगे, मीठा मीठा। हाँ नहीं, वो अगर पूरा गा देता था आपकी व्यूअरशिप डाउन हो जाती, इसलिए मैंने थोड़ा सा कंट्रोल किया अपने आप को। लेकिन ये एक जो बताइए, गाने बताइए आप, कौन से आपके गाने? आशा जी के गाने हैं इसमें? आशा जी के गाने हैं, वही मैं इसमें देख भी रहा था, जैसे अभी न जाओ छोड़कर। अब उसका मर्म समझिए, क्या गाना है? ये जी, ये उन्हीं का गाना, आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने गाया है। और आगे अगर देखूं तो ऐसे कई सारे गाने हैं जो हमारे प्लेलिस्ट में, लता जी के तो हैं ही, और अगर इनके और भी गाने अगर देखें आप, जैसे लता जी का वो गाना जो इन्होंने आप यूं फासलों पे, एक बार इनको मैंने गाना गाते हुए सुना था, और एक हमारे प्रोफेसर थे, उन्होंने कहा कि अगर आशा जी, अगर कोई म्यूजिक भी नहीं बजे, कोई तबला नहीं हो, कोई हारमोनिका नहीं हो, तब भी वो गाएं तो आपको लगेगा कि इनमें म्यूजिक जो है ऐड करता है, न कि इनकी ब्यूटी को बढ़ाता है। यानी अगर म्यूजिक नहीं भी बजे तो वो आशा जी ही हैं जो उस गाने का आपको म्यूजिक अपने आप दिमाग में बता देती हैं। तो वैसी सिंगर थी। और हमारे जो उस जमाने के जो प्रोफेसर थे, काफी लब्ध प्रतिष्ठ थे अपने मामले में, लेकिन वो जब गानों की बात करते थे तो आशा जी कभी, कॉलेज में पढ़ाते थे हमें, और काफी उनको डेप्थ था। वो कहते थे मैं 90% गाने जानता हूं आशा। आप ऐसे भाई यही देख लीजिए, लेकिन प्रोफेसर साहब के स्टूडेंट भी आशा भोसले को सुनते हैं, प्रोफेसर साहब ने भी सुना, प्रोफेसर साहब के प्रोफेसर साहब ने भी सुना। नहीं और वो बता नहीं रहे हैं, वो प्लेलिस्ट में वाला गाना उन्होंने पता नहीं क्यों नहीं बताया। प्रोफेसर साहब भी गाते हैं मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास, इनके स्टूडेंट भी गा रहे हैं मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास। ये आशा जी का गाना है, तो इसमें म्यूजिक की क्या जरूरत है? इसमें तो इमोशन अमर बन गई ना कि भाई जब ये गाना लिख करके गए
क्या ना कंपोजर वो जो है इसके कंपोजर शायद आरडी थे। हाँ, आरडी बर्मन। तो उन्होंने कहा कि आज कल को तुम टाइम्स ऑफ इंडिया ले आओगे मेरे सामने, कहोगे इस पे ये धुन बना दो। मतलब ये देखिए धुन कैसे बन सकती है? गुलजार और आरडी बर्मन, मेरा गुलजार और आरडी बर्मन। अच्छा, ये भी कोइंसिडेंस है। देखिए आशा जी के जाने पे जो हमें पहली प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं वो ज्यादा नेताओं की मिल रही हैं। अभी आपने सुना था देवेंद्र फडणवीस को, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की बात सुन लेते हैं। महाराष्ट्र से आते हैं और वो भी मुझे लगता है कि काफी रुचि रखते हैं संगीत में, सिनेमा में। सुनते हैं। स्वर्गीय आशाताई का और मेरा पिछले अनेक सालों का बहुत ही नजदीकी संबंध रहा है। आशाताई ने अपने जीवन में अनेक भाषाओं में अनेक गीत गाए और संगीत के अनेक प्रकार के गीत गाए। सब प्रकार के गीतों में उनकी मास्टरी थी। उन्होंने जो गीत गाए हैं आज भी हम उसको विश्व में इतनी प्रसिद्धि मिली है कि आज पूरे विश्व में उनका नाम पहुंचा है। जिस प्रकार से लता दीदी ने अपने गायन कला के द्वारा हमारे देश का नाम बड़ा किया है, वैसा ही आशाताई ने भी बड़ा किया है। मुझे बहुत खुशी है विशेष रूप से कि जब वो संगीत में गाती थी और जब उनका एज हुआ था तो मैं उनको कहता था कि आप मत गाइए। वो मुझे कहती थी कि नहीं, मैं जब तक हूँ तब तक मैं गाती रहूँगी। जिद्द मैंने उनके व्यक्तित्व में देखी और आखिर तक उन्होंने संगीत और गीत इस विषय के लिए अपना जीवन समर्पित किया था और बड़े आनंद और खुशी के साथ वो गाती थी। तो नितिन जी बता रहे थे कि उनका बड़ा आत्मीय संबंध था आशा भोसले के साथ। और राहुल जी मुझे अभी बता रहे थे, मैंने पूछा कि कितनी भाषाओं में गाना गाया होगा। आप इमेजिन कीजिए कितनी भाषाओं में गाना गाती होंगी आशा भोसले। अनइमेजिनेबल है। और वो सारी भाषाएं उनको आती नहीं होंगी, लेकिन वो शब्द की पकड़ अलग भाषा में बिल्कुल एक अभिन्न, बिल्कुल जो आपसे एलियन लैंग्वेज में। कितनी लैंग्वेज? देखिए 20 लैंग्वेजेस में है और मराठी, बंगाली, पंजाबी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मलयालम, अंग्रेजी। बाप रे, 20 लैंग्वेजेस। अब और भी कई लैंग्वेजेस में गाया होगा। ये लोग सिद्ध लोग होते हैं, ये मुझे लगता है। ऐसे कैसे वरना कर सकता है कोई? नहीं, देखिए इसीलिए कहा भी जाता है ना कि संगीत में आपको भाषा नहीं जाननी है, संगीत में आपको भाव जाना है। वो जो रिदम है, वो जो तरंग है, वो आपको पकड़नी है। और इसीलिए ये अच्छा भी है। ये कई बार हम कहते हैं ना कि अच्छा कोई गाना हमने सुना, तमिल में गाना सुना, अच्छा तो रशियन में भी गाया, रशियन में भी गाया। तो नेताजी लोगों के लिए तो है कि तमिल हिंदी, लेकिन संगीतकार के लिए थोड़ी ना है। तमिल में कुछ सुनाई दिया तो कान को अच्छा लगता है। शब्द का मतलब, शब्द का भाव और वो उच्चारण होना। हाँ। और वो ऐसा नहीं है कि भाई मुझे 4 लाइन बोलनी है, गाना है भाव के साथ। और सिर्फ एक गाना है ना, जब चली ठंडी हवा। अब आप इमेजिन कीजिए गर्मी में भी आप खड़े हो, अगर आप गाने को सुने तो वो बोध होता है। कई बार होता है जैसे मल्हार गाने से जो कहा जाता था कि बारिश का अंदेशा होता है या बारिश होने लगती थी, जिस जमाने में तानसेन गाते थे, तो वो भी एक फीलिंग है ना जो वो एक्सप्रेस करती है। चाहे जाने दो ना, मैं अपनी प्लेलिस्ट फिर से देख रहा हूँ, जिंदगी के सफर में प्लेलिस्ट तक ही रहिएगा। हाँ, जाहिर है। एक चीज और आपको बता देता हूँ, ये सिर्फ बॉलीवुड की गाने नहीं। अली अकबर, उस्ताद अली अकबर खान के साथ इन्होंने 11 जो गाने रिकॉर्ड किए और ग्रैमी में जिसको नॉमिनेट 2 बार ग्रैमी नॉमिनेशन मिला। रतन टाटा जैसा आदमी जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका म्यूजिक से कोई लेना देना नहीं है, वो ये कहे कि कभी कभी मैं लता और आशा जी के गाने सुन लेता हूँ रात को, तो आप समझ सकते हैं कि मतलब उनकी आवाज में क्या जादू होगा। रतन टाटा जैसा व्यक्ति अगर उनके गाने को सुन लेता था कि भाई कभी कभी मैं लता और आशा के गाने सुनता हूँ, तो ये बताता है कि मतलब लता जी की आवाज में और आशा जी की आवाज में क्या जादू था कि जिसका म्यूजिक से बहुत कंसर्न नहीं है, वो भी आदमी उनके गाने को सुन के मतलब सुकून महसूस करता हो, अपनी थकान मिटाने के लिए उस गाने को सुन लेता हो। तो ये अद्भुत उनकी आवाज का जादू था लता और आशा। नरेंद्र मोदी जी का आप पूछ रहे थे ना पोस्ट, उनका 3 घंटे का पहले का पोस्ट रिकवरी के लिए हॉस्पिटल एडमिट होने पे। आई एम डीपली कंसर्न टू हियर दैट आशा भोसले जी हैज बीन एडमिटेड टू हॉस्पिटल, प्रेइंग फॉर हर गुड हेल्थ एंड स्पीडी रिकवरी। मतलब उनके ये जानकारी, उनके निधन की जानकारी आने के बाद नहीं आया उनका, लेकिन 3 घंटे पहले तक वो चिंता कर रहे थे कि वो हॉस्पिटल में है, मुझे पता लगा है। तो प्राइम मिनिस्टर भी कंसर्न थे कि आशा जी की तबीयत बहुत नासाज है। और अपनी खबर आई, आपने उनके पुत्र से ही सुना, आशा जी नहीं रही हैं। लेकिन एक आयु जो थी, एक अच्छी आयु उन्होंने जी, 92 ईयर्स। और आप जैसे रिएक्शंस देख रहे हैं, हर कोई उनको याद कर रहा है। और हम लोग यहाँ जो भी कुछ उनके बारे में हम लोग सुनते हुए बड़े हुए हैं, वो सब आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब आपको अपनी दिल की उनके गाने जो है पसंद हैं, वो आपको बता रहे हैं। पॉलिटिक्स से क्या कभी कनेक्शन रहा, ये भी आपने देखा। क्या उनकी लाइफ से जुड़ी हुई कंट्रोवर्सीज रही, वो भी हमने बात की। दिलो दिमाग पर कैसे है, जैसे मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है,
तो जो भी कभी प्रेम में रहा होगा, कहीं कुछ रह गया होगा तो कभी कभी गा देता होगा। तो ऐसे ही ये भी है ना कि दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। तो एक सीरियस नोट पे भावना वाला, दूसरा आजकल के बच्चे हैं अरे भाई तुम्हारे लिए जान दे देंगे, तो वहीं से निकल के आए। हमारे साथ देखिए एक फोन लाइन पर एक और लेजेंड जुड़ रहे हैं संगीत की दुनिया के, उदित नारायण। उदित जी, आशा जी को याद कर रहे हैं हम सभी लोग, क्या कहेंगे आप? अब मैं तो अभी जस्ट सुना हूं, मैं तो सुन के एकदम हैरान हूं कि ऐसा ये क्या न्यूज आया है सामने। मतलब मैं क्या बोलूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब क्या कहूं, मतलब आवाज की दुनिया की महारानी चली गई। ओहो, बचपन से हम लोग सुनते आए हैं, कभी सोचा भी नहीं था कि हम उनसे मिल पाएंगे या उनके साथ गा पाएंगे। लेकिन ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूं कि ऐसा वक्त भी दिया ऊपर वाले ने, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। लेकिन अब ऐसी आवाज, ऐसा सिंगर दोबारा तो नहीं होगा। आत्मा को भगवान, उनके आत्मा को शांति दे। और क्या बोलो, जाना तो सबको है, लेकिन ऐसे लोग चले जाते हैं तो एक इतिहास लगता है खत्म हो गया, एक युग खत्म हो गया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं उदित जी, आप हर कोई आज ऐसा ही महसूस कर रहा है। शुक्रिया उदित जी हमसे जुड़ने के लिए, आपका बहुत धन्यवाद। एक बड़ा सहयोग है कि लता जी भी 92 की एज में डेथ हुई थी और आशा जी की भी 92 की एज में डेथ हुई है। ये इंटरेस्टिंग है। हाँ, दोनों का 92 की एज, दोनों का एक ही उम्र में जाना है 92 की एज में। 90 साल की 2023 में 90 साल की उम्र में इन्होंने जो है दुबई, मुंबई, सब जगह लाइव कॉन्सर्ट्स किए। क्या बात है, 3-3 घंटे गाना गाया। तो आशा जी को हम सब की ओर से बहुत प्यार भरी श्रद्धांजलि। पाकिस्तान का शांति दूत बनने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। वैसे तो ये पूरी दुनिया के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान को ये लगता था कि यहां से उसके वारे न्यारे होने वाले दिन शुरू होंगे, तो वो तो नहीं होता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि इस्लामाबाद टॉक्स फेल हो गए। पाकिस्तान चाहता था ये इस्लामाबाद टॉक के बाद इस्लामाबाद अकॉर्ड में बदल जाए, वो नहीं हुआ। जेडी वैंस अमेरिका के उपराष्ट्रपति वापस अमेरिका लौट गए हैं। 21 घंटे तक ईरानियों के साथ उनकी बातचीत हुई, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई। अब पाकिस्तान की टेंशन उल्टे और बढ़ गई है। चारों तरफ से पाकिस्तान घिरा हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका की चापलूसी काम नहीं आ रही। सऊदी अरब को डिफेंस डील के तहत सुरक्षा वो दे नहीं पा रहा है। यूएई अपने कर्जे वापस मांग रहा है। मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देश अलग खार खाए बैठे हैं। अब पाकिस्तान को लेने के देने पड़ सकते हैं। दोनों देशों के डेलीगेशन, इनफैक्ट ईरान और अमेरिका, वो वापस चले गए हैं। और कल तक शांति का ढोल पीटने वाले इस्लामाबाद में अब सन्नाटा है। जाते जाते वैंस ने धमकी भी दे दी और कहा कि प्रयास तो हमने खूब किया, लेकिन ईरान मानने को तैयार नहीं था। यह उसके सामने एक बहुत अच्छा मौका था कि वो समझौता करता, जंग भी रुकती और ईरान के दिन भी फिरते। लेकिन ईरान को यह गलती महंगी पड़ेगी। फिर आगे हम लोग बात करेंगे कि आखिर बात क्यों नहीं बनी। पहले सुनिए आप जेडी वैंस को। Now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could. And they have chosen not to accept our terms. अब वो मुद्दे क्या थे जिस पर ये बात टूटी, आता है उस पर एक मिनट में। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात जेडी वैंस ने बताई। ईरान का जो डेलीगेशन आया था, वो एक तो वहां सब लोग, उनके स्पीकर थे असेंबली के और उनके फॉरेन मिनिस्टर भी थे। खबरों में ये बताया जा रहा था कि वो फुल अथॉरिटी के साथ आया था। उनके लिए मुमकिन भी नहीं था कि वो बार बार जो मुश्तबा खामेनी है सुप्रीम लीडर, उनसे डायरेक्शन लेते या ईरान में किसी से डायरेक्शन लेते। और वो एक लंबा चौड़ा डेलीगेशन लेकर आए थे, पूरी अथॉरिटी थी, वो वहीं पर किसी चीज पर हाँ या ना करने की पोजीशन में थे। लेकिन क्या जेडी वैंस इस पोजीशन में थे? उन्होंने खुद बताया कि 21 घंटे में दर्जन भर से ज्यादा बार हमारी ट्रंप से फोन पे बात हुई। वो लगातार राष्ट्रपति ट्रंप से डायरेक्शंस ले रहे थे, बात करते थे और फिर ट्रंप को बताते थे, फिर ट्रंप जो कहते थे वो आगे बताते थे। देखिए, We were talking to the president consistently. I don't know how many times we talked to him, a half dozen times, a dozen times over the past 21 hours. We obviously also talked to Admiral Cooper, to Pete, to Marco, to the entire national security team. We talked to Scott Bessent a number of times. So look, we were constantly in communication with the team because we were negotiating in good faith. And we leave here with a very simple proposal, a method of understanding
that is our final and best offer. We'll see if the Iranians accept it. Thank you. अब ये फाइनल और बेस्ट ऑफर अमेरिका का क्या था? अमेरिका ने अपनी रेड लाइंस ईरान के सामने बिल्कुल साफ कर दी। जेडी वैंस ने कहा कि ईरान से यह प्रतिबद्धता, यह कमिटमेंट देने को कहा गया था कि वो अभी या आने वाले वक्त में भी कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, लेकिन इस पर ईरान ने कोई पॉजिटिव रिप्लाई नहीं दिया। I'll go into all the details because I don't want to negotiate in public after we negotiated for 21 hours in private. But the simple fact is that we need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon and they will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon. That is the core goal of the President of the United States, and that's what we've tried to achieve through these negotiations. Again, their nuclear program, such as it is, the enrichment facilities that they had before, they've been destroyed. But the simple question is, do we see a fundamental commitment of will for the Iranians not to develop a nuclear weapon, not just now, not just 2 years from now, but for the long term? We haven't seen that yet. We hope that we will. ये तो हुई अमेरिकी पक्ष की बात। जेडी वैंस ईरान को फाइनल ऑफर देकर अमेरिका रवाना हो गए। ईरान ने भी अमेरिका पर एक तगड़ा वार किया। ईरान की विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका की अत्यधिक और अवैध मांगों के कारण यह बातचीत फेल हुई है। ईरान ने यह कहकर बातचीत के दरवाजे खुले रखने की भी कोशिश की है कि डिप्लोमेसी कभी खत्म नहीं होती। ईरान के विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि किसी को यह उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि एक बार की बातचीत में ही कोई समझौता हो जाएगा। तो यह बात तो ठीक लगती है, लेकिन इस जगह मतलब इस्लामाबाद में हासिल क्या हुआ ये हम समझेंगे। 3 बातें बताई जा रही हैं जो ईरान की पहले से डिमांड्स थी और उस पर अमेरिका ने कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया। न्यूक्लियर एनरिचमेंट पर बात नहीं बन पाई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर अपना कंट्रोल रखना चाहता है ईरान, ये अमेरिका को मंजूर नहीं है। और तीसरा, लेबनान पर जो बॉम्बिंग हो रही है इजराइल के द्वारा, वो भी अभी पूरी तरीके से रुकी नहीं है। ये इन तीनों बातों पर उनके बीच में कोई बात नहीं बन पाई। सर, तो मिला क्या इस बातचीत से? देखिए, मिला ये है कि सबसे ऊंचे स्तर पर जो ये वार्ताएं हो रही थी वो संभव हो पाया। वो 21 घंटे चली और एटलीस्ट अमेरिका के जो बयानात इस समय आए हैं उसको देख के लग रहा है कि अमेरिका सीरियस था इस बात को लेकर। लेकिन ये पहली बैठक थी। आप ये समझिए ना कि 40 दिनों तक युद्ध चला था, उसके पहले बहुत दिनों से तनातनी चल रही थी। तो एक मीटिंग में संभव हो पाए मुझे नहीं लग रहा था। और मैंने जेडी वांस को बहुत दिनों से फॉलो किया है कि वो किस तरह के बयान देते हैं। आपको याद होगा जब वो यूक्रेन के प्रेसिडेंट के साथ बैठे थे ज़ेलेंस्की, उन्होंने जो भड़काया था एक तरह से कहिए तो ट्रंप को इन्होंने ही भड़काया था। वहीं से बात शुरू हुई जब उन्होंने कहा यू हैव नो कार्ड्स टू प्ले। उसके बाद अगर दूसरा देखें, पिछले साल यूरोप में जो म्यूनिक कॉन्फ्रेंस होती है, म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, इन्होंने पूरे यूरोप को लताड़ा था और यह भी कहा था कि आप जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं उसमें राइट फोर्सेज जो यूरोप की उनको कर्व करते हैं। यहां वैसा उन्होंने कोई बयान नहीं दिया और बॉडी लैंग्वेज भी उनकी बड़ी नर्म थी, दबी दबी थी और वो हर बात को बड़े संभल कर बोल रहे थे, जो जेडी वांस की प्रकृति में नहीं है। और अंत जाते जाते तक तो वो बोल ही गया कि ट्रंप की जो भाषा थी कि हम बेस्ट डील का ऑफर दे के जा रहे हैं, अगर उनको लेना है तो ले। लेकिन इस समय जो सबसे बड़ी दुविधा दोनों के सामने है कि एक तो रिजीम चेंज नहीं हुई, दूसरा अनकंडीशनल सरेंडर नहीं हुआ। तो अब बात किस पे हो रही? अगर होर्मुज, न्यूक्लियर और लेबनान तीनों की बात हो रही है, इन तीनों के जड़ में है ईरान के ओरिजिनल डिमांड। इसकी बात कर लेते हैं। पहले एक बार ये पिक्चर, ये तस्वीर जो स्क्रीन पे चल रही है, इसको एक बार ले लें फुल स्क्रीन। जैसे जेडी वैंस को छोड़ने के लिए आप देखिए आसिम मुनीर आया हुआ है, इनका होम मिनिस्टर है, इनके फॉरेन मिनिस्टर हैं इशाक डार। तो कोई कमी पाकिस्तान ने वहां इसमें मतलब अपनी मेजबानी में नहीं रखी, बल्कि पूरी तरीके से बिच करके रिसीव भी किया, छोड़ने भी आए। ये एक अलग कहानी है। ये शांति वार्ता के बीच में ये एक अलग स्टोरी पक रही थी कि पाकिस्तान को क्या मिलेगा अगर ये टॉक्स कामयाब हो जाती, या आगे भी अगर अगले राउंड की बातचीत कभी होने की बात होती है तो उसमें वेन्यू अगर इस्लामाबाद होता है तो उसकी एक कोई डिप्लोमेटिक माइलेज लेने की कोशिश जो पाकिस्तान की थी उसमें वो कितना कामयाब हुआ? त्रिपाठी जी, नहीं, देखिए, इसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं कि हम ये मानेंगे कि इस्लामाबाद में बातचीत हुई, अमेरिकी उपराष्ट्रपति आया, ईरान के जो भी नेता अभी बचे हैं वो आए। लेकिन एक बात मेरी और धीरे धीरे धारणा पक्की होती जा रही है कि ये सब कुछ दिखावा है। ये अमेरिका का पाकिस्तान को एक, जिसको कहे ना कि ठीक है चलो तुम हमारे
नौकर के जैसा व्यवहार करते हो, हमारे लिए एक शूटर की तरह काम करते हो, तो हम तुम्हें ये श्रेय दे देंगे। लेकिन असली बातचीत ट्रंप और अरागची गलीबाफ के बीच में अलग से हो रही है। अगर वो नहीं हो रही होती तो दोनों पक्षों के बीच में जो सुर बदले हैं, जिसको हम जो बॉडी लैंग्वेज के लिहाज से कहें, वो देखने को नहीं मिलते। दूसरा, दोनों ही तबाह हो चुके हैं। अमेरिका तबाह इस लिहाज से हुआ है कि भाई उसके यहां महंगाई बढ़ गई, उसका डोमेस्टिक फ्रंट पे बहुत से मोर्चे खुल गए, धरना प्रदर्शन शुरू हो गया, सब कह रहे हैं कि तुमने क्या किया। और ईरान का तबाही क्या है? ईरान पूरी तरह से बर्बाद हो गया। हम यहां भले ही भारत में एक बड़ा वर्ग है जो कोई भी मुस्लिम देश का नाम आते ही खुश हो जाता है, हालांकि पता नहीं आजकल वो सऊदी और यूएई को क्यों नहीं अपने पिता तुल्य समझ रहे हैं, लेकिन वो ईरान को आजकल वैसे ही समझ रहे हैं। ईरान तबाह हो चुका है और ये बात गलीबाफ और अरागची को बहुत अच्छे से पता है। दोनों युद्ध से बाहर होने का रास्ता खोज रहे हैं। इस्लामाबाद में ये बातचीत नहीं तय होनी थी, नहीं तय हुई। और इसमें एक बात और समझिए, सबके मूल में क्या है? पैसा। इसके अलावा और कुछ नहीं। ये सब फालतू की बात है कि क्या होगा क्या नहीं। जिसके न्यूक्लियर एनरिचमेंट हो ही नहीं पाया, वो क्या भी न्यूक्लियर वेपन बना लेगा। मूल मुद्दा यह है कि खाड़ी के तेल में अमेरिकी हिस्सेदारी कितनी बनेगी। और ईरान कह रहा है कि हम तबाह हुए हैं तो हमारा रिकंस्ट्रक्शन कहां से होगा? पैसा तो हमें चाहिए। मूल बात यह है। वही फिर हॉर्मुज़ पे आ गए ना, वो कहेगा हमको यहां से पैसा कमाना है और हमारा पैसा जो तुमने जमा कर रोक रखा है उसको वो उसी की डील होगी अंत में। लेकिन मूल बात आप समझिए, इसमें भाई अपना बाजी मार लिया। कौन? ओ शाबाश, अच्छा, मियां ने बाजी मार ली। अब उसको कतर भी पैसा दे रहा है, यूएई भी पैसा दे रहा है, अमेरिका भी कुछ कुछ पैसे दिला रहा है। तो जो कहते हैं ना कि डील हुई हो ना हुई हो, कमीशन यूएई कहां दे रहा है? कतर और सऊदी दे रहे हैं पैसा। कतर और सऊदी, यूएई तो $6 बिलियन का ही तो लौटाना है। तो वो क्या है ना कि जैसे डील नहीं, वो घर दिखाने जाता है, कहता है कि भाई ठीक है अब तुम्हारा टूट गया तो हम क्या करें, हमको 15 दिन का 1 महीना के दो। तो ये दलाल था, दलाल है, कमीशन चाहिए थी, दलाली पक्की हो गई। अच्छा, मैं आगे आपको दिखाता हूं ट्रंप क्या कर रहे थे। एक तस्वीर आपने देखी थी ना, ट्रंप वो कुछ भीड़ के बीच में किसी एरिना में जा रहे थे। वो बॉक्सिंग मैच देखने के लिए गए हुए थे ट्रंप, जब ये बातचीत चल रही थी। अब ट्रंप ये कह रहे हैं कि भाई वहां जो भी हो ईरान में, बातचीत सफल हो या विफल हो, हम जीत गए। बस उनको इससे मतलब है कि अमेरिका जीत गया, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। भले समझौते की पेशकश पहल अमेरिका ने की, अमेरिका ने ये डेडलाइन देकर कि हम ये पूरी सभ्यता, ईरानी सभ्यता खत्म कर देंगे, उसके बाद झुका अमेरिका कि उसने वो डेडलाइन का मतलब क्या होता है कि भाई मान लो हमारी बात, इस बीच में हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। एक तरफ कह रहे हो कि हम सभ्यता खत्म कर देंगे, दूसरी तरफ तुम बातचीत भी करना चाह रहे हो, तो दोनों बातें कैसे? और ईरान ये कह रहा है कि जो शर्तें अमेरिका की है वो हमको स्वीकार नहीं है। सबसे बड़ी बात है तेल की। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, आज ये भी खबर में देख रहा था कि अमेरिका ने यह दावा किया कि हमारे टैंकर वहां से गुजरे, ईरान ने इनकार कर दिया। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अमेरिका का टैंकर गुजर गया एक भी, तो बात ही खत्म हो गई ना, फिर तो युद्ध ओवर। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अमेरिका का जहाज जा सकता है तो फिर दुनिया में किसी का भी जा सकता है, लेकिन वो ईरान इससे मना कर रहा है। आप ट्रंप की बात सुनिए पहले। Yeah, I'm getting a lot of reports. They've been meeting for many hours, as you probably have noticed. We'll see what happens. Look, regardless, we win. Regardless what happens, we win. We've totally defeated that country. And so let's see what happens. Maybe they make a deal, maybe they don't. Doesn't matter. From the standpoint of America, we win. One of the things that's happening is that boats are sailing up and heading out to our country. Big, beautiful tankers, and we're loading them up with oil and gas and everything else, and it's a pretty beautiful thing to see. इन्होंने तो दावा कर दिया कि वहां से हम तेल गैस भरवा के ला रहे हैं अपने जहाजों में। अमेरिका ने यह भी क्लेम किया है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में समुद्री बारूदी सुरंग माइंस को हटाने के लिए, साफ करने के लिए उसने अपने जहाज भेजे हुए हैं वहां पे। इस मिशन के लिए उसने 2 अमेरिकी युद्धपोतों को भेजा और उन्होंने उस जल मार्ग को, ये जो हॉर्मुज है, इसको पार भी किया। जो इनका सेंट्रल कमांड है, सेंटकॉम जिसको कहते हैं, उसने दावा किया कि यूएसएस फ्रैंक पीटरसन और यूएसएस माइकल मर्फी, ये 2 जहाज हॉर्मुज से ट्रांजिट कर चुके हैं। यह इस मिशन का हिस्सा है और इसका मकसद हॉर्मुज को उन समुद्री बारूदी सुरंगों से पूरी तरीके से मुक्त कराना है जो इस जंग में ईरान की IRGC ने वहां पर बिछाई थी। इसमें एक खबर यह भी चल रही है, अब वो कितनी सच है और क्या ऐसे सेनाएं ऐसे बिहेव करती हैं क्या, मैं नहीं जानता, राहुल जी बताएंगे ज्यादा। ये कहा जा रहा है कि वो ईरान ने जो ये कहा ना कि अभी इस सीज फायर में 15 दिन भी जो भी जहाज यहां से जाएंगे वो हमारी मंजूरी से ही जाएंगे और हमसे कोऑर्डिनेट करके जाएंगे। तो उसकी वजह यह बताई जा रही है कि वो जो माइंस लगी हुई हैं, एक तो ईरान को उसके कोऑर्डिनेट नहीं मिल रहे
कि वो माइन कहाँ लगी हुई है, हमने बिछा तो दी, और दूसरा समंदर के नीचे लगी है, धरती वो कोई रेत के नीचे नहीं है, समंदर में पानी के नीचे लगी है, तो वो उसका कोऑर्डिनेट बदल भी गया, उसकी लोकेशन चेंज भी हो गई। अब वो माइन कहाँ है, पानी के नीचे, कहाँ से जहाज जाना सेफ है, कहाँ से गुजरा तो वो माइन फट जाएगी, ये कोई नहीं जानता। राहुल जी देखिए, इसीलिए जो आप बात कर रहे हैं, आईआरजीसी ये कह रहा है कि जो भी जहाज गुजरे उनसे बात करके गुजरे, क्योंकि आईआरजीसी को ये पता है कि कहाँ कहाँ माइंस लगी हैं। अब जब वॉर का माहौल होता है तो बहुत सारी बातें हो रही होती हैं, जैसे अभी आपने बताया कि सेंटकॉम ने जो कहा कि हमारे 2 माइन स्वीपर्स जो हैं वो इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरे हैं। दूसरी जो बात तरफ आ रही है कि 2 गुजरे जरूर हैं, लेकिन तीसरे को मुड़ना पड़ा है, क्योंकि ईरान ने ये कहा कि ईरान की ने वार्निंग दी उस शिप को और उसके बाद उसको मुड़ना पड़ा है। तो क्या स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुला है? अब कतर ये कह रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज इज ओपन फॉर ऑल। ओके, कतर ने ये बयान दिया, लेकिन अभी इस मामले में बहुत पेच हैं, बहुत चीजें स्पष्ट। अब गाड़ी जो रुकी है ये रुक गई है या ये यहां से आगे बढ़ जाएगी? देखिए, अभी जो बात हो रही है, देखिए इस वार्ता में ईरान बहुत सीरियसली गया था। हम बात करते हैं कलीबफ की या फिर अराक्ची की, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण आदमी जो था वो था अली बघेरी कानी। आपने उसकी तस्वीरों में देखा होगा, वो फाइल और कागज लेके वहां पे था। ये है डेप्यूटी सेक्रेटरी ईरान सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। अच्छा, ये आदमी जो है, इसे ग्रूम ही इंटरनेशनल चीजों के लिए किया गया। जो ईरान की न्यूक्लियर वार्ता पहले चल रही थी, जब सारी चल रही थी, तब भी ये मेन व्यक्ति था उस न्यूक्लियर टॉक्स में। ओके, और ये यहाँ गया था? ये यहाँ पे गया था और इसने रेड लाइंस जो हैं वो ड्रॉ की थी। नहीं, अब मैं ये जानना चाह रहा हूं, ये रेड लाइंस ड्रॉ क्या की गई ये भी जानना। वैंस धमकी देके चले गए, अभी सीज फायर जो है वो 12 दिन और बची है, तो ये सीज फायर एक तो कंटिन्यू करेगी, पहली बात, और आपको लगता है ये दोबारा एंगेज करेंगे दोनों पार्टियां? आपको क्या लगता है कि अगर वैंस और इनमें ये बात नहीं हुई होती कि हमारे माइन स्वीपर माइन स्वीप करेंगे, तो 2 जहाज वहां से गुजर जाते? तो उस पर क्लैरिटी नहीं है ना कि वो दोनों माइन स्वीपर अमेरिका के जहाज गए भी कि नहीं गए। ये तो सेंटकॉम कह रहा है ना, तो कुछ ना कुछ जरूर बात हुई होगी कि भाई ये हो। अब दूसरी बात, एक बात इसी पे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर लेकिन कोई भी ऐसा अभी तक कोई, मैं ये कह रहा हूं सीधे समीर जी, सिंपल बात है, सिंपल बात है, ये कितनी बड़ी बात है, इसको थोड़ा सा समझिए ना। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो पूरी तरह ईरान के कब्जे में है, जो लड़ाई छिड़ी उसके बाद सबसे बड़ा मुद्दा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बन गया। अगर वहां माइंस हटाने के लिए ईरान बैठा है जहां पे, वहां पर अगर अमेरिकी नौसेना के जहाज जा रहे हैं, तो भाई दोनों की बातचीत के कोऑर्डिनेशन के बाद ही जा रहे हैं ना। अगर आप इतना कोऑर्डिनेट करने के लिए तैयार हो कि अमेरिका का जहाज ढूंढेगा माइंस और हटाएगा, तो फिर तो मतलब आप बातचीत बड़े नेक्स्ट लेवल पर ले जा चुके हो। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि इस बातचीत के बाद जो 21 घंटे के अमेरिका और ईरान के बीच में जो बातचीत पाकिस्तान में हुई है, उसके बाद अभी दोनों देश बताने की स्थिति में नहीं कि किन बातों पर सहमति बन गई है और किन बातों पर सहमति नहीं बनी है। अभी अमेरिका ये कह रहा है कि कुछ मुद्दों पर ईरान ने सकारात्मक रुख दिखाया है, कुछ मामलों पर ईरान अड़ा हुआ है। तो कौन से मामले पर ईरान अड़ा हुआ है, किन मामलों पर सहमति बन गई है? जब जेडी वैंस कह के जा रहे हैं कि भाई हमने भी अल्टीमेटम दिया है, ईरान से कहा इस पर विचार करके बता दे, तो क्या ईरान को कुछ 7 दिन की मोहलत दी है, 12 दिन की मोहलत दी है, किन मामलों पर ईरान ने कदम बढ़ाए? तो मुझे लग रहा है कि जो मुख्य मुद्दे थे कि परमाणु इन्रिचमेंट का था और स्टेट ऑफ हॉर्मुज का, वो तो पहले से ही ईरान कह रहा था कि भाई वो हम किसी स्थिति में नहीं छोड़ने वाले, और अमेरिका कह रहा था वो हम खाली करवाएंगे, आपका कब्जा छुड़वाएंगे। जब पहले उसके बात पर सहमत नहीं थे, उसके बाद बातचीत का कोई अर्थ नहीं था, ईरान वहीं पड़ा रहा। लेकिन ईरान के बारे में भी कहा जा सकता है कि भाई रस्से जल गए लेकिन रेठा नहीं जाली, जो कहावत है कि आपकी पूरी ताकत चली गई, उसके बाद भी आप अड़े हुए अपनी बात पर और कह रहे हो कि भाई स्टेट ऑफ हॉर्मुज हमारा रहेगा, और बहुत अवैध मांगे अमेरिका ने मांगी थी जो हम स्वीकार नहीं कर सकते थे, इसलिए बातचीत असफल हो गई है। तो क्या ये इनकी भी सहमति बनी है कि अमेरिका और ईरान फिर दूसरी बार बैठक करेंगे, किसी और देश में मुलाकात होगी, क्या दूसरे दौर की बातचीत होगी? ये तो हम लोग यहां डिस्कस कर रहे हैं। अब पाकिस्तान में टीवी कमेंट्री क्या हो रही है, एक बार वो देख लीजिए। क्योंकि भाई उनको अपने सोर्सेज से पता लगाना वहां आसान है, भाई हमारे तो पाकिस्तान में सोर्स नहीं, राहुल जी के हो सकता है हो थोड़े बहुत कोई पुराने उनकी खोजी पत्रकारिता के मैं गया जरूर 3 बार पाकिस्तान, लेकिन आपको पाकिस्तान के जो पत्रकार हैं उनके सोर्स होंगे, उनको तो पता चला होगा बातचीत में क्या हुआ, किसी ने तो पाकिस्तान की सरकार में से बताया होगा, लेकिन किसी को कुछ हवा है क्या? आपको एक को एक्सपर्ट बना के बुलाया, पूछा जी बातचीत क्यों टूटी? तेरा सवाल बहुत अच्छा है आपका, मुझे जवाब नहीं पता कि बातचीत क्यों टूटी। तो यही तो मेन बात है, किस पे बात बनी, किस पे बात नहीं बनी। और ये जो जेडी वैंस कह के गए हैं, इसको भी आप अलग अलग अर्थों में इसके मतलब निकाल सकते हैं। ये भाई ये तो ठीक है कि उन्होंने कहा ईरान के लिए बुरा होगा, लेकिन क्या भाषा ऐसी थी जो ये बता रही थी कि वापस दोनों जो हैं वो बॉक्सिंग रिंग में जो ट्रंप देखने गए थे वहीं पहुंचने वाले हैं? आगे आपको बताएंगे। और नेतन्याहू जहां पहुंचे, लेकिन एक पट्टी परमानेंट चला दिए कि इस्लामाबाद
होटल प्रोवाइड कर रहा था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ऐसा ही लग रहा है, अब तो Logistics ऐसा ही जो- लग रहा है। इस्लामाबाद टॉक्स फेल हो गई, जेडी वैंस धमकी देकर वापस लौट गए ईरान को। ईरान ने कहा कि हमने अपनी ईमानदारी से कोशिश की, लेकिन अमेरिका हम पर जबरदस्ती अपनी शर्तें थोपना चाहता है। लेकिन उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई है। विश्लेषकों का मानना है, यहाँ भी हमारे पैनलिस्ट का मानना है कि ये जरूरी नहीं था कि इसी में सब एक ही 21-24 घंटे की बातचीत में सब कुछ हल हो जाता। पहला इनके बीच में कॉन्टैक्ट था, आगे कॉन्टैक्ट बरकरार रहेगा। उम्मीद करनी चाहिए सीज फायर अभी लागू है, वो सीज फायर आगे बढ़े, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोले, ये बात भी कही जा रही है। तो अभी देखिए, अभी मतलब कहानी का दी एंड अभी नहीं हुआ है, बल्कि अभी कहानी का अगला चैप्टर का हमको इंतजार करना चाहिए। एनीवे, जो अब बाकी हो रहा है दुनिया में वो मैं आपको बताता हूं। पहले इसी से जुड़ा एक कमेंट पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट का, वो बहुत रेलिवेंट है, उसमें भारत का भी जिक्र है। उन्होंने कहा कि यहां जो लोग आए बातचीत करने के लिए, इससे पाकिस्तान ने क्या सीखा, ईरान के डेलीगेशन से पाकिस्तान ने क्या सीखा। यहां डेलीगेशन को में बात करने के लिए सिविलियन साइड के लोग आए, उनकी कोई आर्मी के या आईआरजीसी के लोग नहीं आए। उनकी जो सिविलियन लीडरशिप है उसको भेजा गया है। डिप्लोमेसी सिविलियन लीडरशिप का काम है। हमारे यहां वो कहते हैं हमारे यहां हर काम में जनरल होता है, इकोनॉमी भी जनरल चलाएगा और फॉरेन पॉलिसी भी जनरल चलाएगा। यही पाकिस्तान की प्रॉब्लम की जड़ है। और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान जैसा देश से आप भी सीखें, हिंदुस्तान में कैसे काम बिल्कुल सेपरेट है और कोई आदमी एक दूसरे के काम में डोमेन में दखल नहीं देता। सियासतदानों को भेजा है, जर्नैलों को नहीं भेजा। जर्नैलों को उन्होंने मैदान जंग में भेजा है, लेकिन हमारे यहां पे जब जर्नैल फैसला करते हैं तो गलत फैसला कर देते हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों को इससे सीखना चाहिए और अफगानिस्तान के साथ हमारे जो तनाज़ात हैं या जो इंडिया के साथ हमारे तनाज़ात हैं वो सियासतदान बैठकर हल करें, जर्नैलों को इसमें से बाहर निकालें। ये हसास मामलात हैं, वो इनकी नज़ाकत को नहीं समझते। तो सियासतदान इन मामलात को देखें, अच्छे तरीके से देखें। जहां मशवरा करना है किसी से, किसी इंस्टीट्यूशन से कि हमारी ताकत कितनी है, हम कितना कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते, वो जरूर करें, लेकिन इन्वॉल्वमेंट उतनी रखें जितनी उनकी आइन के मुताबिक है। तो अब तो आइन के मुताबिक सभी कुछ उनका है, जनरलों का ही है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। और वो कह रहे थे भारत और अफगानिस्तान से रिश्ते सुधारने के लिए उनकी सिविलियन लीडरशिप को आगे आना चाहिए। यहां तो आसिम मुनीर लेने भी गया और छोड़ने भी गया जेडी वैंस को एयरपोर्ट पर, वहां वही दिखाई दे रहा है। कभी वो वर्दी में दिखाई दिया उन 24 घंटों में, कभी वो सूट पहने हुए दिखाई दिया। भारत क्यों नहीं बात कर रहा पाकिस्तान से, या हम उनकी सिविलियन लीडरशिप से बात करके हमें आज तक हासिल क्या हुआ है प्रोफेसर साहब, जब पता है कि फैसला इनके हाथ में ही नहीं है। देखिए, पाकिस्तान के बारे में 90 के दशक में, 80 के दशक में कहा जाता था कि 3 चीज़ें पाकिस्तान चलाता है, एक है आर्मी, अल्लाह और अमेरिका। अब वो 80 और 90 के दशक वाली फिर राजनीति वापस आ गई। बीच में चाइना आया था, लेकिन चाइना डायरेक्टली इस समय इन्वॉल्व नहीं हो रहा और फिर वही वो पॉलिटिक्स आ गई है। लेकिन हमारा ये भी हमने देखा है कि जब जब वहाँ जनरलों का शासन रहा है तब तब शांति रही है, रिलेटिव शांति रही है उनके अंदर, हमारे बीच पाकिस्तान और भारत के संबंधों में। जब जब जनरलों का शासन नहीं रहा है तब कॉन्फ्लिक्ट्स ज्यादा हुए हैं या टकरावट की स्थिति ज्यादा रही। तो भारत के लिए इमटेरियल है कोई वहां, क्योंकि वहां के पूरी साइकी, पूरा आर्मी, पूरा सिविलियन भारत के विरोध में, और उनको भारत के विरोध में आप जो भी कराना चाहें वो तुरंत तैयार हो जाते हैं करने के लिए। इसीलिए शायद आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन को उन्होंने बचा के रखा है और हर व्यक्ति को उस भारत से डर रहता है। लेकिन यहां पर यह भी इंपॉर्टेंट है समझना कि जिस तरह से आसिम मुनीर साहब पूरे दोनों डेलीगेशन को देख रहे थे, एक को आर्मी की वर्दी में रिसीव किया ईरान को, इनको सिविलियन की वर्दी में, ये भी बतलाना चाहते हैं कि हम भी बहुत इंपॉर्टेंट एक एक्टिविस्ट है और कहीं ना कहीं जितना भी एलीट है वहां ये भी दिखाना चाहता है कि हम अमेरिका, प्रो अमेरिका हैं, क्योंकि उनके बहुत बिजनेस इंटरेस्ट है, उनके फैमिली इंटरेस्ट हैं, वो सारी चीजें दिखाता है। लेकिन इस समय जिस मुहाने पर पाकिस्तान खड़ा है, अगर आप उसको भी देखें तो वो बिना अमेरिका के सपोर्ट के चल नहीं पाएगा। और ये तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल भी था कि यहां कुछ नहीं निकला, क्योंकि इनके पास दमखम नहीं है वो चीज करने की। अच्छा, एक और फैक्टर जिसकी हमने बात नहीं की, अमेरिका और ईरान के बीच इस शांति वार्ता में बात क्यों नहीं बनी, लेबनान इसके पीछे एक बहुत प्रमुख कारण भी था। ईरान के टर्म्स एंड कंडीशंस में लेबनान में सीज फायर भी शामिल था। लेबनान पर इजराइल के हमले रुके हैं, कुछ कम हुए हैं, लेकिन फिर भी बात नहीं बन पाई, क्योंकि लेबनान के खिलाफ इजराइल ने अपने पूरे ऑपरेशन को अभी तक रोका नहीं है। 24 घंटे में इजराइल ने लेबनान पर खूब बॉम्बिंग की है, हिजबुल्लाह के 2 से ज्यादा ठिकानों को तबाह करने का दावा किया है। इजरायली सेना का कहना है कि इजरायली एयरफोर्स हिजबुल्लाह के सारे ठिकानों को तबाह करके ही रहेगी।
और ये भी इसमें कहा जा रहा है कि भाई ईरान को कुछ देने के लिए कि भाई लेबनान पे भी हम आगे बढ़े हैं। इजराइल से अमेरिका ने ये कहा कि तुम बेरूत पर हमला मत करो, राजधानी पे हमला मत करो, जिसको वो साउथ लेबनान कहते हैं, जहां में कुछ 10 किलोमीटर तक अपने सीमाएं बढ़ाना चाहता है इजराइल, ग्रेटर इजराइल का एक लक्ष्य लेकर के। कहा तुम साउथ लेबनान में जो करना है करो, लेकिन राजधानी पे बेरूत पे हमला मत करो। और कल हमने आपको बताया था कि नेतन्याहू ने भी थोड़ा सॉफ्ट होने का ये इशारा दिया था कि भाई मेरी परमिशन के बगैर कोई बॉम्बिंग जो है हिजबुल्लाह के खिलाफ नहीं होगी। लेकिन हिजबुल्लाह के लिए अमेरिका से समझौता कुर्बान कर देगा ईरान, ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल नहीं लगता है। और देखिए, सिर्फ ये कारण कि लेबनान में जो है इजराइल अटैक कर रहा है, सिर्फ यही कारण नहीं है, 2-3 बड़े कारण है। एक तो अमेरिका की तरफ से ये कहा जा रहा था कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो ईरान और अमेरिका दोनों मिलकर चलाएं, जिसके लिए ईरान राजी नहीं है। दूसरी बात ये भी है कि वो ये कह रहे हैं कि जितने भी हमारी न्यूक्लियर फिसाइल मटेरियल जो उन्होंने एनरिच कर रखा है उसको हैंड ओवर करें। और वो बात तो है ही कि आप आगे जो है न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे और ये सब बातें हैं। दूसरा, ईरान का ये भी कहना था कि भाई हमारे को जो आपने तोड़ फोड़ की है, हमारे यहाँ जो बर्बादी की है, उसका भरपाई कैसे होगी? या तो आप जो हमारे फंड्स फ्रीज हुए हैं बाकी देशों में, आसपास के देशों में, उनको रिलीज करिए। तो उसके लिए अमेरिका तैयार भी था कि उसको एक सर्टन वे में, एक ग्रेजुअल वे में उसको रिलीज किया जाए। लेकिन लेबनान, फिसाइल मटीरियल और जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, इस पर बिल्कुल सहमति नहीं। तो इन सब चीजों पर सहमति ना होने के कारण अमेरिका क्या मांग रहा है कि अपना सारा यूरेनियम जो है वो आप हमको दे दीजिए? बिल्कुल, या तो हमें दीजिए या किसी और को दीजिए। अच्छा। और दूसरा ये कि आप जो अपना मिसाइल प्रोग्राम है उसे खत्म करिए। तो ये सारी बातें किसी भी हालत में ईरान नहीं मानेगा, और ऐसे में किसी और समझौते के लिए जो है वो आगे बातचीत हो सकती है, लेकिन ये चीजें रेड लाइंस हैं। ओके, अभी देखिए दूसरा जो एक मोर्चा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो फिर एक बहुत बड़ा फ्रंट होगा अगर ये खुल गया तो। शांति वार्ता फेल होने के बाद मिडिल ईस्ट में जंग और ना बढ़ जाए, क्योंकि टर्की ने, या तुर्की है जिसको कहने लगे हैं लोग, वो इसने इस जंग में कूदने के संकेत दे दिए हैं। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने कहा कि अगर पाकिस्तान की मध्यस्थता से शांति नहीं होती इजराइल के कारण, तो तुर्की इस युद्ध में शामिल होगा। अब इस पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का भी जवाब आ गया। नेतन्याहू ने एर्दोगान के बारे में कहा कि हमारी लड़ाई ईरान और उसके प्रॉक्सीज के खिलाफ लगातार जारी रहेगी। हम एर्दोगान जैसे नहीं हैं जो अपने लोगों की हत्या करते हैं, हम उनसे लड़ रहे हैं जो हमारे लोगों की हत्या करते हैं। और एर्दोगान कह रहे हैं कि अगर ये शांति वार्ता फेल होती है इजराइल की वजह से, तो फिर तुर्की को भी इजराइल के साथ ulaşana पड़ेगा या इस युद्ध में आना पड़ेगा। आप सुनिए नेतन्याहू को। Ateşkesin ilan edildiği gün İsrail 254 Lübnanlıyı barbarca katletti. Gözünü kan ve kin bürümüş soykırım şebekesi her türlü insani değeri hiçe sayarak ये माफ कीजिएगा, ये एर्दोगान का बयान था, मैंने आपको नेतन्याहू कह दिया गलती से। एर्दोगान कह रहे हैं कि अगर शांति यहां नहीं होगी तो फिर इजराइल को काबू में करने के लिए हमको भी यहां इस युद्ध में ना आना पड़े। तो और तुर्की कोई हल्का देश नहीं है त्रिपाठी जी। तुर्की बात नहीं, बिल्कुल हल्का देश नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ यही है कि क्या तुर्की इजराइल से झगड़ा करने वाला है? क्योंकि तुर्की भी तो नाटो का मेंबर है। तो क्या तुर्की जो है वो इजराइल से झगड़ा करने वाला है? और क्या अगर ये युद्ध होगा तो पूरी तरह से जो पूरा वेस्ट एशिया का डायनेमिक्स है वो बदलेगा? क्योंकि अगर अभी देखें तो ट्रंप के एक तरह से जो उन्होंने बैक कर लिया अपने आप को, उसके बाद कहा ही जा रहा है कुछ डायनेमिक्स बदलने वाला है। वो किस तरह से बदलेगा? और उसके बीच में जरा आप सोचिए कि अभी जब हम ये सब कह रहे हैं तो सऊदी का स्टैंड नहीं समझ में आ रहा है। पिछले कुछ समय से वही नहीं समझ में आ रहा है। और मेरा ये मानना है कि इजराइल और तुर्की की लड़ाई होगी ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन अगर तुर्की भी इजराइल के खिलाफ खड़ा हो जाएगा तो डायनेमिक्स जरूर बदलेगा। सर, हैरानी की बात है एर्दोगान की भाषा। एर्दोगान का इतना साफ साफ कहना वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, तुर्की सीरिया में ऑलरेडी इन्वॉल्व है और लेबनान के साथ वो मतलब जमीनी लड़ाई भी लड़ सकता है अगर वहां से चाहे। और दूसरा समुद्र के पहले, अब तो नहीं है ना, पहले था है ही ना सारी चीजों में। और दूसरा, अगर ये भी बात करो कि आप वो समुद्र का इलाका भी तो है जिससे वो, तो ये पॉसिबिलिटी है कि अगर तुर्की चाहे 4 लाख की उसकी फौज है, मॉडर्न फौज है, उसके एयरफोर्स। देखिए, उसका ये कहना कि अगर ये लड़ाई बढ़ी, पाकिस्तान में शांति वार्ता नहीं विफल हो गई, तो हमारा फर्ज है इजराइल पे हमला करना।
ये बहुत बड़ी बात। समीर जी एक मिनट प्रोफेसर आपकी बात इस पर ले लूं। हाँ बोलिए। जी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये बात समझना है कि जब से अर्दवान वहां आए हैं वो पूरे वेस्ट एशिया में वो नव ऑटोमनिज्म जिसको हम कहते हैं, सर ये नेटो मेंबर है। हाँ, लेकिन यहां पे 2010 में एक फ्लोटिला आ रहा था जिसमें 10 तुर्की के एक्टिविस्ट थे, उसको इजराइल ने मार दिया। तब से तलखी उनकी बढ़ी है। और जो प्रेसिडेंट हैं आइजैक हर्जोग, उन्होंने तो कहा है कि ये नया ईरान बनने जा रहा है तुर्की के बारे में। और तुर्की और इनकी तलखी आज की नहीं है और ये बढ़ती जा रही है। सबसे अच्छी बात यह है कि तुर्की नेटो का मेंबर है, तुर्की अपने आप को असर्ट कर रहा है। और अब जो वेस्ट एशिया बनेगा सौरभ जी, उसमें आप देखेंगे कि तुर्की, सऊदी अरेबिया और इजराइल, ये नए त्रिकोण बनेंगे जो एडवर्सेरियल है। फिर भी कम से कम तुर्की और सऊदी अरेबिया का तो अपसंबंध स्थापित हो गया है, लेकिन जो पूरी वेस्ट एशिया पर है, ये ईरान के बाद तुर्की एक नया सचमुच ईरान बनने जा रहा है वहां। ठीक है, अब एक खबर में आपको, क्योंकि सऊदी अरब का जिक्र उन्होंने किया था तो वो बता दें। अमेरिका और ईरान के बीच मिडलमैन की भूमिका निभाने वाला पाकिस्तान अब सऊदी अरब का मोहरा बनेगा। पिछले साल सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच ये एक डिफेंस पैक्ट हुआ था। उसके मुताबिक अब पाकिस्तान ने अपने करीब 13,000 सैनिक और 10 से 18 लड़ाकू जहाज, एक स्क्वाड्रन बन जाती है सर 18 जहाज की? 19 की बनती है, 19 बन जाती है। हाँ, तो एक स्क्वाड्रन वायुसेना की और 13,000 उसने अपने सैनिक वो सऊदी अरब भेजे हैं। सऊदी अरब के किंग अब्दुल अजीज एयरबेस पर इन्हें तैनात कर दिया गया है। सऊदी अरब में पहले से ही 10,000 पाकिस्तानी सैनिक हैं। खास बात यह है कि पाकिस्तान ने अपने इस सैन्य साजो सामान को उस वक्त भेजा है जब यह शांति वार्ता चल रही थी। दोनों देशों के बीच जो डिफेंस डील हुई थी उसके मुताबिक एक देश पर हमला दूसरा देश अपने ऊपर हमले के समान मानेगा। और इस पूरे युद्ध में 40 दिनों में लगातार सऊदी अरब ये अपेक्षा करता रहा पाकिस्तान से कि वो ईरान के खिलाफ हमारी मदद करेगा, लेकिन पाकिस्तान किसी तरह बच बचकर इस झगड़े में किसी तरह ना पड़ना पड़े वो उसकी कोशिशें वो करता रहा और अब कामयाबी से करता रहा। लेकिन अब शायद सऊदी अरब ने, क्योंकि जब उसको जो पैसे मांगे हैं यूएई ने, उसकी भरपाई सऊदी अरब करने वाला है, तो उसके बदले में उसको अपनी फौज भेजनी पड़ी वहां पर। समीर जी, सवाल क्या इसका इस्तेमाल भी होगा? बिल्कुल होगा। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से सऊदी अरब लगातार ईरान से खतरा महसूस कर रहा था और ईरान सऊदी अरब पर हमला कर रहा था और सऊदी अरब पाकिस्तान से कह रहा था कि भाई आप मदद करने के लिए आओ, आपसे हमारा पैक्ट है, उस समय तो किसी तरीके से पाकिस्तान ने अपने आप को बचा लिया। लेकिन अब पाकिस्तान को लग रहा है कि लंबे समय तक संभव नहीं होगा और सऊदी अरब ने भी धमकी दी होगी, या तो सऊदी अरब ने धमकी दी होगी या सऊदी अरब ने मुझे लगता है कोई मोटा पैसा ऑफर किया होगा कि भाई आइए और इतने सैनिक भेजना, 13,000 सैनिक भेजना, 18 के करीब विमान भेजना। हो सकता है कि पाकिस्तान की हालत इतनी बुरी है कि अपने सैनिकों को तनख्वाह देने के लिए भी पैसे नहीं होंगे, तो हो सकता है कि उसने भेजकर वहां पर कोई व्यवस्था सुनिश्चित की होगी कि मोटा पैसा, अच्छा पैसा सऊदी अरब से मिलेगा जिससे वो अपने बाकी खर्चे निकालेगा। फिलहाल लेकिन मुझे लगता है कि ये वार्ता असफल हुई है, इसका ज्यादा चिंता तो पाकिस्तान को होगी, क्योंकि अगर वार्ता सफल हो जाती तो पाकिस्तान बच जाता सऊदी अरब का साथ देने से, अब ईरान पर हमला करने से। अब युद्ध होगा और ईरान ने अगर सऊदी अरब पर हमला किया तो पाकिस्तान को युद्ध में शामिल होना पड़ेगा। वो जिससे बचने की कोशिश कर रहा था वो दिन आ गया है। आखिरी चंद मिनटों में कहानी कुर्सी की एक बड़ी पॉलिटिकल खबर की बात कर लेते हैं अपने देश की, क्योंकि हम आज ने ज्यादा खबरें आपको नहीं बता पाए। आशा जी के निधन की खबर आ गई थी। बिहार में कैसे सत्ता परिवर्तन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। जो चीज हम सबको मालूम है कि ये होगा, लेकिन जब वो होती दिखती है तो फिर अलग फील होती है उसकी। 50 घंटे के बाद बिहार में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना सीएम आवास खाली करना शुरू कर दिया है। वो तस्वीरें वही दिखाइए, उनको घर खाली किया जा रहा है। एक अड़े मार गए जी, एक अड़े मार। सवाल लेकिन ये बना हुआ है कि नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी कौन होगा। ये देखिए उनके घर की तस्वीरें हैं। कुछ मुझे लगता है रंग रोगन भी दोबारा से किया जाएगा क्योंकि नया मुख्यमंत्री आएगा और सामान वहां से निकाला जाना शुरू हो गया है। 7 सर्कुलर रोड जा रहा है सर, 7 सर्कुलर रोड, 7 सर्कुलर रोड। ये देखिए, ये ट्रैक्टर में भर के नीतीश जी के घर का सामान जो है वो 7 सर्कुलर रोड एक अड़े मार्ग से जो है वो भेज दिया जाने वाला है। ये बिल्कुल युगांतकारी काम है। ये 20 साल चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार रहे हैं और मुझे लगता है 20 साल में कुछ अरसा बीच में पता नहीं उन्होंने मांझी जी को बंगला दिया था कि नहीं दिया था। ये 20 साल से वो इसी घर के अंदर बंगला नहीं दिया, तो लगातार 20 साल से वो रह रहे हैं अनवरत इस घर के अंदर, और ये घर फिर अब वो खाली करने जा रहे हैं। समीर जी कोई खबर भी है फिर इसमें? हाँ, अभी डेट डिक्लेयर नहीं, 14 तारीख को इस्तीफा देंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि 14 को नीतीश कुमार, आज 12 है मतलब परसों इस्तीफा, मंगलवार को इस्तीफा देंगे। और कहा जा रहा है कि 15 को विधायक दल के और जेडीयू की इनकी बैठक होगी और नया मुख्यमंत्री तय होगा।
मुख्यमंत्री का नाम तो दिल्ली में तय होगा, भारतीय जनता पार्टी के कोर कमेटी की बैठक हो गई है, नाम तो तय हो गया होगा मुझे लग रहा है, और 15 या 16 के करीब नया मुख्यमंत्री चुना जाएगा और उसके बाद शपथ ग्रहण होगा। अब ये देखना है कि ये शपथ ग्रहण क्या ये बिहार चुनाव के पहले करवा लेते हैं, क्योंकि गैप तो वो ज्यादा नीतीश जी के इस्तीफे के बाद फिर अगली सरकार में कोई ज्यादा गैप तो नहीं दिया नहीं दूसरा ये भी मेरे ख्याल से ये 2-3 चीजें उसमें थी कि खरमास का भी इंतजार किया जा रहा था और दूसरा 14, और ये भी कहा जा रहा है कि 14 तारीख को बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन आता है, तो उसको भी देख के बातें बहुत ज्यादा हो रही हैं कि उस दिन ही क्यों ना ये डिक्लेयर हो जाए कि कौन शपथ लेगा कौन, सर ये बताइए। देखिए अब ये तो बात कोई नहीं बता सकता। अब बात तो है कि भाई सम्राट चौधरी का नाम बड़ा ऊपर चल रहा है, लेकिन अगर आप उसी वक्त श्रेयसी सिंह को भी बुला लेंगे साथ साथ, जब उनको बुलाएंगे तो फिर तो विजय सिन्हा गवर्नर से मिले जाके, डिप्टी सीएम गवर्नर से उनकी मुलाकात नहीं। वैसे बिहार कोर कमेटी की जो बैठक होनी थी वो नहीं हो पाई। हाँ, दिल्ली में जो होनी थी मीटिंग वो 2 दिन पहले नहीं हो पाई, तो ये भी एक खबर है। क्यों नहीं हो पाई? सामान्य तौर पर कहें तो कोई बात नहीं हो, तो क्यों नहीं हो पाई? कैंपेन में थे इस वजह से नहीं हो पाई? दोनों ही चीज हो सकती है। हो सकता है कि इसकी वजह ये हो कि अभी जो सहमति बनानी है उसको लेकर अभी कोई चर्चा ना हो पा रही, या लोगों से जो फीडबैक लेना हो उसमें उनको ना हुआ, इतना लेट तक इस्तीफे तक सहमति नहीं। देखिए दोनों ही चीज है। भारतीय जनता पार्टी में अब सहमति तो आखिरी समय तक ही बनती है। अब ये हमने नहीं देखा कि बहुत पहले से तय हो गया हो। हाँ, फीडबैक जरूर लिया जाता है कि पूछ लिया जाए कि भाई आपका क्या लगता है, आपका क्या लगता है, और 5 नामों 10 नामों पर वो बताएंगे। तो मुझे लगता है कि ये और 14-15 के बाद कई चीजें बदलेंगी। उत्तर प्रदेश में भी पूरा में भी होना है, कैबिनेट भी विस्तार होना है, और कमाल की बात यह है लोगों से ये ज्यादा पूछा जा रहा है कि उनके बारे में गड़बड़ क्या है ये बताओ। सौरभ जी, अगर अच्छा क्या है से ज्यादा गड़बड़ क्या है ये बताओ, और जो 7-8 साल रह चुके हैं उनको भी हटाया जाएगा। अगर नीतीश जी को हटाना था या उनको मुख्यमंत्री से दिल्ली लाना था, तो बीजेपी ने मन बना लिया होगा किसको चीफ मिनिस्टर बनाना है। ऐसे वो सत्ता खाली छोड़ के जाने वालों में से नहीं है। और उस दिन रागी जी बोल रहे थे कि टोपी में से क्या निकलेगा, कबूतर निकलेगा, चांद निकलेगा, पता नहीं। लेकिन एक चीज तो तय है, ये बीजेपी के शीर्ष नेताओं को पता है कौन सा चीफ मिनिस्टर बनने जा रहा है। तय हो गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और वो 14 खरमास हम लोग तो एक स्पेकुलेशन कर रहे हैं, लेकिन ये डिसाइडेड है टॉप लीडरशिप में किसको बनना है। अब वो 14 को आए, 24 को आए, मुझे पता 14 को इस्तीफा कह रहे हैं कि होगा होगा नीतीश जी का, और उसके एक दिन के बाद फिर नए मुख्यमंत्री, मतलब नई सरकार का गठन। मुख्यमंत्री के इस्तीफे का मतलब पूरा मंत्रिमंडल फिर मुख्यमंत्री जाने का मतलब ही हुआ कि सरकार नए सिरे से गठन। तो उसमें ये मुख्यमंत्री बीजेपी का और दो मुख्यमंत्री, ये फॉर्मूला फाइनल है। नहीं, ये समीकरण तय होगा अभी कैसे हो रहा है, कौन मुख्यमंत्री बन रहा है, 2 उप मुख्यमंत्री बनेंगे जेडीयू के यहाँ से, कि क्या ये भी कहा जा रहा है कि भाई हो सकता है जेडीयू का कोई केंद्रीय नेता जेडीयू का वहां पे चला जाए, लल्लन सिंह या संजय झा के बारे में भी कह रहा है कि किसी को वहां पर उप मुख्यमंत्री बना के भेजा सकता है। निशांत उप मुख्यमंत्री बनेंगे, लगभग तय है कि उनका उप मुख्यमंत्री बनना तय है। तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कैबिनेट में किसके कितने लोग आएंगे, होम गृह मंत्रालय किसके पास रहेगा, विधानसभा का स्पीकर का पद किसके पास रहेगा, ये तमाम बातें जो अभी तय होंगी कि अगर मुख्यमंत्री आप ले रहे हो तो विधानसभा का स्पीकर। अगला एक हफ्ता पूरी तरह बड़ी खबरों से पैक्ड है। 14-15 में उम्मीद कीजिए बिहार में परिवर्तन की, उसके बाद 3 रोज का संसद का सत्र होगा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम में जो बदलाव किए जाने हैं, और उसके बाद फिर बंगाल की वोटिंग शुरू हो जाएगी। मतलब ये मानिए कि अभी अगले 20 दिन जो है फुल, मतलब 4 मई तक तो है खबरें धमाधम आने वाली हैं। आज भी बहुत बात हुई खबरों पर, बहुत धन्यवाद। आज समय इतना ही था कहानी कुर्सी की में। त्रिपाठी जी, राहुल जी, समीर जी, प्रोफेसर साहब, बहुत धन्यवाद आपका। कल मैं कह गया था कि आप ही लोग आएंगे, लेकिन चलिए कल मिलेंगे हम सभी लोग। कल जो डंडी मारना चाहते फंस गए। बहुत धन्यवाद आपका।